चलो समझो बात को, देखो ये हम क्या पढ़ रहे हैं, लोक डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, लोकतांत्रिक राजनीति, पार्ट 1, 9th क्लास एनसीईआरटी। और हमने कितने चैप्टर डिस्कस करे? 2। व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी, लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, संविधान का निर्माण, ये क्या है 9th क्लास की जो हमारी एनसीईआरटी है उसका चैप्टर 1 है ये, ठीक है। ये क्या है, चैप्टर 2 है। और ये क्या है, चैप्टर, अभी इसको डिस्कस करेंगे आज, ठीक है, चैप्टर 3 है ये। चलो, तो ये 2 बातें हमने डिस्कस कर ली हैं, ठीक है। किताब का नाम क्या है पहले तो याद करना, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, लोकतांत्रिक राजनीति। और उसमें हमने सबसे पहले बात करी डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी क्यों होनी चाहिए, संविधान का निर्माण कैसे है, और चुनावी राजनीति जिसको बोला इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। अभी सवाल ये है बताना, थोड़ा सा क्वेश्चन समझो कि डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में क्या रिलेशनशिप है। जैसे पहला चैप्टर उन्होंने क्या रखा, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, और उसके बाद दूसरा चैप्टर क्या रखा उन्होंने, कॉन्स्टिट्यूशन। देन व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डेमोक्रेसी एंड द कॉन्स्टिट्यूशन, लोकतंत्र और संविधान के बीच क्या संबंध होता है, डायरेक्ट क्या रिलेशन है। अच्छा, ऐसा जरूरी है कि जहां लोकतंत्र है वहां संविधान होना जरूरी है? अच्छा, जैसे मान लो कि मैं आपसे कहूं कि जहां लोकतंत्र होगा वहां सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होगी, है? या सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होगी तो लोकतंत्र होगा, सुप्रीमेसी ऑफ द, जैसे रिपब्लिक ऑफ चाइना, चाइना। लेकिन अगर हम कहें कि रियल सेंस में डेमोक्रेसी अगर है तो वहां सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होगा, तो बात बिल्कुल ठीक है, राइट। केवल डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी तो हर आदमी है, तो डेमोक्रेसी के लिए क्या जरूरी है, डेमोक्रेसी के लिए जरूरी है कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। अगर कोई देश ये कह रहा है कि हम डेमोक्रेटिक एक लोकतांत्रिक देश हैं, तो उस देश में क्या होना चाहिए, संविधान होना चाहिए। क्या केवल संविधान होने से वो देश लोकतांत्रिक हो जाएगा? क्या होगा वहां, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधान बाद होना चाहिए। संविधानवाद का मतलब क्या है, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब सवाल यह है कि डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का रिलेशन किससे है, कॉन्स्टिट्यूशन से है, और वी कैन से द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लोकतंत्र, लोकतंत्र का संबंध किससे है, संविधान और संविधान की सर्वोच्चता से है। तो अब जो तीसरा चैप्टर एनसीईआरटी में रखा है इन्होंने कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, चुनावी राजनीति, तो इस चुनावी राजनीति का और कहें कि चुनाव का संबंध कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी से क्या है, ये भी तो समझने वाली बात है। चुनाव किसका पार्ट है, क्या डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए इलेक्शंस होना जरूरी है, क्या एक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के लिए चुनाव होना जरूरी है, क्या चुनाव होना आवश्यक है? क्या बिना चुनावों के हम किसी देश को डेमोक्रेसी कह सकते हैं, या केवल चुनावों के आधार पर, only on the basis of the elections we can say that a particular country is a democratic country? तो इलेक्शंस कैसे होने चाहिए, क्योंकि हमने पहले ही चैप्टर में पढ़ा था कि डेमोक्रेसी का बेसिक फीचर क्या है, नॉट ओनली इलेक्शंस बट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। अभी इस बारे में बात करेंगे कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जो किसी देश को, केवल चुनाव तो चाइना भी कराता है, चुनाव मैंने बताया था मैक्सिको में भी होते हैं, लेकिन इलेक्शंस, चुनाव होना लोकतंत्र की शर्त नहीं है। तो 2 चीजें समझो कि संविधान होना क्या लोकतंत्र की शर्त है, ओनली कॉन्स्टिट्यूशन इज नेसेसरी फॉर अ डेमोक्रेसी, और ओनली इलेक्शंस आर नेसेसरी फॉर द डेमोक्रेसी। दोनों बातें क्लियर है कि केवल संविधान के होने से हम ये नहीं कह सकते कि वो देश लोकतांत्रिक है, और केवल चुनावों के होने से हम ये नहीं कह सकते कि वो देश, यही एनसीईआरटी है। ये सवाल हो सकता है मेंस का कभी भी, राइट। क्या सवाल हो सकता है, ये सवाल हो सकता है कि भारत में चुनाव लगभग एक निश्चित समय पर कराए जाते हैं, क्या केवल चुनावों का के होने से हम यह कह सकते हैं कि भारत में लोकतंत्र है?
ठीक है। एक सवाल हो सकता है कि विश्व के विभिन्न लोकतांत्रिक देश अपने अपने संविधानों को धारण करते हैं, तो क्या केवल संविधानों को धारण करने के आधार पर यह कहा जा सकता है कि उन देशों में लोकतंत्र है? ये सब आंसर कहाँ नहीं है? लक्ष्मीकांत में नहीं है। ये कहाँ है? 9th क्लास के एनसीईआरटी में। सवाल क्या फर्क पड़ता है? आप पूछोगे कहाँ से बनाया, यूपीएससी बता देगा कि हमने 9th क्लास की एनसीईआरटी से बनाया है। अब पर जब बताएगा तो हंसेगा भी आप पे कि कम से कम बेसिक तो पढ़ लेते। तो यही ये समझाना चाह रहे हैं कि डेमोक्रेसी के लिए केवल संविधान जरूरी नहीं है, डेमोक्रेसी के लिए केवल चुनाव जरूरी नहीं है, लेकिन डेमोक्रेसी के लिए क्या जरूरी है? डेमोक्रेसी के लिए संविधान की सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होना जरूरी है। समझे बात को? यही बात निकल के आएगी जब ये तीसरा चैप्टर पढ़ लेंगे हम, तो यही बात निकल के आएगी कैसे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जो है वो जरूरी है। क्लियर बात इतनी? चलो अब देखो, जो पहली बार आए थोड़े से उन्हें कनेक्ट कर लेते हैं। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि व्हाट इज द डेमोक्रेसी, लोकतंत्र क्या है, तो क्या कहोगे? डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। लोकतंत्र क्या है? शासन चलाने का एक रूप होता है। शासन चलाने के बहुत रूप हो सकते हैं, डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक। तो डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक क्या? हाँ, डेमोक्रेटिक का मतलब है रूल बाय द पीपल, लोगों द्वारा शासन। नॉन डेमोक्रेटिक में क्या हो सकता है? अलोकतांत्रिक शासन प्रणाली में क्या हो सकता है? कोई एक व्यक्ति शासन चला सकता है, कुछ लोग शासन चला सकते हैं, मिलिट्री का शासन हो सकता है, किसी का भी शासन हो सकता है। तो लोकतांत्रिक शासन जो प्रणाली है, डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, उनके लिए क्या चाहिए? पहले तो कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन। देन व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान क्या है? अ सेट, अ डॉक्यूमेंट ऑफ रूल्स एंड लॉज। तो हमने कहा कि संविधान नियमों और कानूनों का एक दस्तावेज होता है। तो ये जो डॉक्यूमेंट है, जो दस्तावेज है, ये स्टैटिक डॉक्यूमेंट है या लिविंग डॉक्यूमेंट है? तो क्या कहेंगे? लिविंग डॉक्यूमेंट है। इसका क्या मतलब है कि टाइम एंड स्पेस के और सरकमस्टांसेस और नीड्स के अकॉर्डिंग जो है इसमें चेंजेज होते रहने। और यही सवाल किस बार आया है? 2023 की यूपीएससी की लाइन पे ऊपर ही लिखा है कि लिविंग डॉक्यूमेंट। तो बेसिक सी डेफिनेशन है, 9th क्लास की एनसीईआरटी बता रही है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लिविंग डॉक्यूमेंट। और फिर 11th क्लास की एनसीईआरटी में पूरा एक चैप्टर ही है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट। भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। ये सवाल है इस बार मेंस परीक्षा का, समझे? तो हमने समझ लिया व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन। हमने कहा सेट और डॉक्यूमेंट ऑफ रूल्स एंड लॉज, नियमों और कानूनों का दस्तावेज। कैसा दस्तावेज? लिविंग डॉक्यूमेंट। व्हाट इज द मीन बाय द, क्लियर है कि वो चेंज होता रहता है सब। अभी है कि ओनली कॉन्स्टिट्यूशन इज नेसेसरी फॉर अ डेमोक्रेसी, तो हमने कहेंगे कि नहीं, केवल संविधान नहीं, क्या? सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होनी चाहिए। देन फिर हमने कहा था, पूछा था कि व्हाट डू कॉन्स्टिट्यूशन डू एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के क्या कार्य होते हैं और संविधान करता क्या है? क्या करता है संविधान का? बेसिक काम क्या है? ट्रस्ट जनरेट करना लोगों के बीच। जैसे भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन, इतने धर्मों के लोग हैं, इतनी जातियों के लोग हैं, इतने भाषाओं के लोग हैं। वो लोग कैसे भारत में रह रहे हैं? मुस्लिम्स माइनॉरिटी है, पारसी माइनॉरिटी है, ये माइनॉरिटी भारत में कैसे रह रहे हैं? क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? गारंटीज करता है उनके राइट्स को अंडर द आर्टिकल 29 एंड 30। तो व्हाट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन जनरेट्स ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन एमंग द पीपल। संविधान लोगों के बीच भरोसा बनाता है और विश्वास बनाता है। आज हम लोग एक साथ बैठे हैं, क्यों? क्योंकि हमें भरोसा है कि हमारे साथ कुछ गलत होता है। तो भारत में एक सुप्रीम लॉ है ऑन द लैंड, वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या इंश्योर करेगा? जस्टिस इंश्योर करेगा। समझे बात? और ये सब और कॉन्स्टिट्यूशन क्या बताता है कि पावर का सेंटर कौन होना चाहिए, पावर किसके पास होनी चाहिए, फंक्शनिंग पावर की कैसे होगी। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? लिमिटेड गवर्नमेंट को इंश्योर करता है। किस गवर्नमेंट को? लिमिटेड गवर्नमेंट का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट डिराइव्स इट्स पावर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। सरकार अपनी शक्तियां कहां से लेती है? तो ये लिमिटेड गवर्नमेंट, ये बेसिक से फंक्शन है। अगर मैं आपसे कहूं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या ये वाले फंक्शंस कर रहा है? क्या भारत का संविधान ये वाले काम करता है? क्या कॉपरेशन और ट्रस्ट जनरेट करता है? क्या लिमिटेड गवर्नमेंट बनाता है? राइट, बिल्कुल बनाता है। क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि पावर किसके पास होगा? बिल्कुल बताता है। ठीक है। और फिर हमने पढ़ा था इसी में कि मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में डिस्कस किया था, थोड़ा सा किया था। और फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था? गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें पढ़ा था प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। और उस प्रस्तावना को 3 पॉइंट में समझा था। प्रस्तावना टेल्स अस द सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड मोरल ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या बताती है? भारतीय संविधान का स्रोत क्या है, भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है और भारतीय संविधान के नैतिक उद्देश्य क्या है। तो क्या है भारतीय संविधान का स्रोत?
प्रस्तावना के अनुसार, प्रियम्बल के अनुसार हम भारत के लोग, और भारतीय की संविधान की प्रकृति, नेचर कैसा है, सॉवरेन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक है। एक कॉन्स्टिट्यूशन जो कि ऐसा है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, जस्टिस इंश्योर करना है, लिबर्टी लाना है, इक्वालिटी लाना है, एंड फ्रेटर्निटी, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। न्याय लाना है, स्वतंत्रता लाना है, समानता लाना है, व्यक्ति की गरिमा, बंधुता और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना है। तो ये बातें हमने करी थी। कनेक्टिविटी क्लियर है। अभी कौन सा चैप्टर पढ़ाना है, चुनाव की राजनीति। ठीक है, तो एक नया चैप्टर चलो लिखो। आप लिखो चैप्टर 3 लिखेंगे इसको, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, चुनावी राजनीति। बाद में जाके चैप्टर पढ़ा था जो जो उन्होंने पर्सनालिटीज दी थी उनके बारे में पढ़ा था, जो दिए थे, बलदेव सिंह के बारे में पढ़ा कि नहीं? नहीं पढ़ा है तो पढ़ो जाके। और देखो इसको फिर समझ लो, जो पहली बार आ रहे हैं कि एनसीईआरटी है, फिर से वैसे ही बनाओ तिरछे पेज पे, तो एक ही पेज में कंप्लीट होता है ये पूरा चैप्टर। कितने पेज में? इसको ऐसे ही बना लेना, जैसे आपका डिजिटल बोर्ड है उसी हिसाब से कॉपी को फोल्ड कर लो, उसी पे बना लो, उसी में हो जाएगा एक ही पेज पे, बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। चलो यही 3 पॉइंट में पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर को। हिंदी वाले इंग्लिश भी लिखते जाना, इंग्लिश में मिल रहा है तो क्या दिक्कत है। देखो, वाई डू वी नीड इलेक्शंस, चुनावों की आवश्यकता क्यों पड़ती है। अवर इलेक्टोरल सिस्टम, हमारी चुनावी प्रक्रिया क्या है। व्हाट मेक्स इंडिया एज डेमोक्रेटिक कंट्री, भारत को लोकतांत्रिक देश कौन बनाता है। कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो क्या बना रहे हैं, हमें डेमोक्रेसी बना रहे हैं। ठीक है, लिख लो। अब इस वाले पॉइंट में लिखेंगे, देखो हमेशा एनसीईआरटी एग्जाम्पल से शुरू करती है, राइट। वो पहले एग्जाम्पल देते हैं, समझाते उदाहरण। तो यहाँ किसका उदाहरण है, हरियाणा के विधानसभा चुनाव का उदाहरण दिया है उन्होंने। ठीक है, अभी अभी पार्टी किसकी सरकार है हरियाणा में, उनके साथ किसका अलायंस है, क्या उनके नेता का नाम क्या है, चौटाला। कौन से चौटाला? ठीक है, तो इन्होंने हरियाणा का एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, और इन्होंने हरियाणा के एग्जाम्पल में बताया है कि 1982 में इलेक्शंस हो रहे हैं। कब इलेक्शन हो रहे हैं? और 1982 तक कांग्रेस का डोमिनेंस था। कहां था, समझ रहे हो। और देवीलाल है, कांग्रेस अलग निकल के वो कुछ कुछ कर रहे हैं और चुनाव में आ रहे हैं। लोग बैठे हुए हैं, कहते हैं कि रात के 2 बज चुके हैं, 3 बज चुके हैं। वो दिन में आना चाहते थे लेकिन वो आ ही नहीं। जनता परेशान है उनसे मिलने के लिए, क्योंकि वो रैली में इतने ज्यादा बिजी हैं, चौधरी देवीलाल। ठीक है, और वो आ ही नहीं रहे, लेकिन बाद में एटलीस्ट वो आते हैं और फिर अपना भाषण देके चले जाते हैं। तो कह रहे हैं कि चुनावों के समय लोग इतने व्यस्त क्यों होते हैं, और चुनावों के समय जो नेताओं के जो फॉलोअर्स होते हैं वो इतने इतने घंटे क्यों इंतजार करते हैं। एनसीईआरटी समझा रहे कि चुनाव है क्या, चुनाव क्यों होना चाहिए, चुनावों का इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस क्या है, रेलिवेंसी क्या है किसी डेमोक्रेसी के लिए। इसलिए वो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। आप लोग उतने छोटे नहीं है कि उस एग्जाम्पल को आपको समझाया जाए, आप लोग समझदार पर्याप्त हैं। तो सब वो एग्जाम्पल इसलिए दे रहे हैं कि बता रहे हैं कि चुनाव होता कैसे। वो तो हम लोग देखते ही हैं कि चुनाव कैसे होता है। कैसे होता है चुनाव, नेता आता है, जनता बैठी रहती है, और जो जनता आती है, अच्छा वो खुद से आती है, बुलाई जाती है। हैं? जो खुद से आते हैं वो कौन होते हैं? वो होते हैं पार्टी के एक्टिव कार्यकर्ता। और जो बुलाए जाते हैं बेचारे जो पीछे बैठे रहते हैं वो क्या होते हैं, वो एक भी नहीं सुन रहे हैं, उनकी नजर है खाने पे। पैकेट कहाँ है खाने का, और पैसा तो पहले ही ले लेते हैं। वो पैसा बाद में नहीं, पहले चाहिए तभी जाएंगे। और दिहाड़ी के हिसाब से मिलता है कितना, वो डिपेंड करता है चुनाव किस चीज का है। ठीक है, अगर विधानसभा का चुनाव है तो 500, अगर लोकसभा का चुनाव है तो 1000 तक भी पहुंच जाता है। ठीक है, 2 दिन की मजदूरी निकली, वहां खाना भी मिलेगा, बस से जाना है और बस वापस आके आपको छोड़ देगी। और मोदी जी फिर कहेंगे या कोई भी राजनेता कहेगा कि इतने लाख लोग हमने इकट्ठे करे। ठीक है, और जनता को भी पता है कि ये सब, हाँ ठीक है, जनता सुन ही नहीं रही है, वो अकेले बोलते रहते हैं माइक में। अगर माइक की आवाज कम कर दी जाए तो जनता ही इतनी आवाज करती है कि नेता ही परेशान हो जाएगा। इसलिए साउंड इतने लगाए जाते हैं ना नेता के आसपास कि बस वहां से आवाज ना आ पाए किसी भी तरह, नहीं तो डर जाएगा नेता कि क्या हो क्या रहा है। चलो, तो इन्होंने क्या समझाया, एक उदाहरण दिया है किसका, हरियाणा का, तो वो पढ़ लेना, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अब सवाल ये है कि ये कह रहे हैं कि व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस, डेमोक्रेसी में इलेक्शंस क्यों होने चाहिए।
तो इस वाली बात को थोड़ा सा हम समझेंगे कि इलेक्शंस क्यों होने चाहिए। आप लोग यही लिखोगे, मैं नए पेज से लिख रहा हूं, ठीक है, इसी वाले पॉइंट में लिखना है आप लोग। देखो कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम है? डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? लोकतंत्र, ठीक है, हाँ, ये है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। तो लोकतंत्र एक क्या है? व्हाट इज द डेमोक्रेसी? बोलो, डेमोक्रेसी क्या? हाँ, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ऐसे लिखते जाना है, लिखते जाओ नीचे, शासन का रूप, शासन का रूप या शासन चलाने का एक रूप है शासन। देखो अब समझना, यहां हमने शासन लिखा है हिंदी में और इंग्लिश में क्या लिखा है, ये गलत हो सकता है, क्योंकि शासन का मतलब इंग्लिश में क्या होता है? गवर्नेंस, और गवर्नेंस अलग चीज है और गवर्नमेंट अलग चीज है, बिकॉज गवर्नमेंट इज एन एलिमेंट ऑफ द गवर्नेंस, गवर्नमेंट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नेंस। कि शासन चलेगा कैसे, उसके लिए सरकार होती है, वो बाद में समझ लेंगे। लेकिन अब समझो व्हाट इज द डेमोक्रेसी। हमने इतना पढ़ लिया है कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। लोकतंत्र क्या है? शासन चलाने का एक रूप है। शासन कैसे चलाया जाएगा? अगर आपसे ये कहा जा रहा है कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, लोकतंत्र शासन चलाने का एक रूप है, इसका मतलब है शासन चलाने के और भी रूप हो सकते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। शासन चलाने के अलोकतांत्रिक रूप होते हैं, उन्हें मिलिट्री शासन हो सकता है, जो भी हो सकता है। अब है कि डेमोक्रेसी, अच्छा मैंने ये भी बताया था कि दुनिया की कितने परसेंट कंट्रीज डेमोक्रेसी है? कितने परसेंट? मैंने कहा 75% कंट्रीज जो है वो क्या है? लगभग डेमोक्रेसी है, ठीक है। अभी ये डेमोक्रेसी है, इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो ये जो लोकतंत्र चल रहा है, ये लोकतंत्र क्या सभी देशों में एक जैसा है या अलग अलग टाइप से हो सकता है? अलग अलग। तो कैसे अलग अलग हो सकता है? तो कह रहे हैं कि इस शासन को, डेमोक्रेसी को दो तरीके से चलाया जा सकता है। अच्छा बोलो, डेमोक्रेसी का ये तो हो गया एक मतलब फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, और दूसरा मतलब क्या हो सकता है? ये भी यहां लिख लो पहले, बोलो दूसरा मतलब क्या हो सकता है? देखो हाँ, लोकतंत्र शासन का एक रूप है, एक बात। और दूसरी बात क्या हो सकती है? डेमोक्रेसी का मतलब है रूल बाय द पीपल। लिख लो सेकंड पॉइंट, रूल बाय द पीपल है, जनता का शासन, जनता का शासन, जनता का शासन, जनता का शासन। अब जनता जो है, ये जनता जो है, ये हम आप, ये दो तरीके से इसको चला सकते हैं, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही बात। एक है डायरेक्ट पार्टिसिपेशन, लिखो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन बाय द पीपल इन डिसीजन मेकिंग, इन डिसीजन मेकिंग, निर्णय निर्माण में जनता की सीधी भागीदारी, ठीक है। एक बात, निर्णय निर्माण में जनता की सीधी भागीदारी, ठीक है, या निर्णय निर्माण को बोल सकते हैं शासन संचालन में जनता की सीधी भागीदारी। एक ये तरीका हो सकता है कि जनता क्या करे? डायरेक्ट शासन चलाए खुद अपने तौर पर, ठीक है। अब देखो, वैसे लोकतंत्र का मतलब यही होता है, क्या जनता क्या करे? खुद शासन चलाए। तो क्या ये वाला डेमोक्रेसी का ये वाला रूप आज आज पॉसिबल है? क्यों? क्यों? जैसे मान लो कि हम इंडिया क्या है, एक डेमोक्रेसी है, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है, बोलो भारत डेमोक्रेटिक कंट्री है, नॉन डेमोक्रेटिक? डेमोक्रेटिक। तो अगर हम भारत में मान लो ये वाला रूप अपना लें डेमोक्रेसी का, कि भारत के लोग खुद शासन चलाएं, तो क्या है? पॉसिबल है, संभव है। क्योंकि कितने करोड़ लोग हैं? 100, मोदी जी के अनुसार, अभी डेटा सेंसस है नहीं, वो बार बार बोलते हैं ना 140 करोड़, तो 140 करोड़ लोग हैं भारत में। तो क्या 140 करोड़ लोग एक साथ बैठ के कोई डिसीजन ले सकते हैं? तो चूंकि ये जो कंसेप्ट था डेमोक्रेसी का, ये वाला कि डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस और इन द गवर्नमेंट, ये पॉसिबल तब था जब कंट्रीज बहुत छोटी छोटी होती थी। जैसे कि प्लेटो, अरिस्टोटल के टाइम पे, जैसे प्लेटो ने कहा है कि जो आइडियल स्टेट होता है उसकी पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए, तो उसने कहा 5040, 5040, बस 5000 लोग होने चाहिए। उसने कहा
5,000 लोग चला सकते हैं आसानी से, कोई बड़ी इशू नहीं है। 5,000 लोग आके एक जगह बैठ गए हैं और कोई डिसीजन हो गया, उस पर हाथ खड़े कर दिए, गिनती कर सकते हैं। लेकिन 140 करोड़ लोग एक साथ नहीं आ सकते। तो ये डेमोक्रेसी का ये जो फॉर्म था, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ये पॉसिबल था तब जबकि कंट्रीज कैसे होते थे, छोटे छोटे। लेकिन अभी कौन सा कॉन्सेप्ट है, नेशन स्टेट का, राष्ट्र राज्य। राष्ट्र राज्य बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज होती हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी। लिख लो, इसको बोलते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब देखो दूसरा तरीका क्या है, हाँ हाँ ऐसे लिखो, लिखो डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग बाय द representatives, representatives who are elected by the people, जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा शासन चलाना। अभी देखना कि ये बातें हमें बहुत छोटी लग सकती हैं, कैसी लग सकती हैं, बहुत आसान सी, कह रहे क्या है ये सर क्या पढ़ा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये जब आया होगा विचार, आइडिया जब आया होगा तो अपने आप में बड़ी बात होगी। जैसे कि डेमोक्रेसी रही होगी, जैसे जैसे कंट्रीज की साइज लार्ज होगी, पॉपुलेशन बड़ी होगी, तो अब प्रॉब्लम क्या आई होगी कि अब हम गवर्नमेंट कैसे चलेंगे। तो कोई पॉलिटिकल थिंकर रहे होंगे, कोई पॉलिटिकल राइटर, पॉलिटिकल साइंस के राइटर्स रहे होंगे, तो उन्होंने कहा होगा कि एक तरीका ये भी हो सकता है कि जनता अपने प्रतिनिधियों को चुने, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुने, और रिप्रेजेंटेटिव्स क्या करें, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करें। तो फिर उन्हें यह भी बताना पड़ा होगा कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनेंगे वो चुनेंगे कैसे, राइट। बड़ा मेथड भी तो बताया होगा ना, इलेक्टोरल मेथड का, क्योंकि शासन कौन चला रहा है, जनता के चुने हुए, ये इलेक्टेड। तो ये इलेक्टेड जो मेंबर्स हैं उनका इलेक्शन कैसे होगा, ठीक है। इस वाली प्रोसेस को कौन सी डेमोक्रेसी बोलते हैं, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। लिखो यहां नीचे, इसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं इसको। ये बातें हमें आसान लगती हैं लेकिन है नहीं ये बातें आसान। इसको क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, ठीक है। और इसे क्या बोल सकते हैं, क्या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बोल सकते हैं। लिख लो नीचे, इसको रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र बोलते हो क्या, ऐसे लिखेंगे हिंदी में, प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र, क्योंकि शासन कौन चला रहा है। देखो फिर बता रहा हूं कि ये मैं सब पढ़ा देता हूं, एडवांस पॉलिटिक्स पढ़ाए आप लोगों को, है पता, जिन्होंने पढ़ा होगा ये सब मैं बता देता हूं। वहां वहां इसकी आवश्यकता नहीं है। लक्ष्मीकांत में ये सब नहीं लिखा है। लक्ष्मीकांत ने डेमोक्रेसी के बारे में लिखा है बहुत थोड़ा सा कम, बस निकल जाते हैं वो, क्योंकि अगर वो अपनी किताब में एनसीईआरटी को शामिल करेंगे तो उनकी किताब अभी कितने पेज की है, कितने पेज की है लक्ष्मीकांत, है कितने पेज की, कम से कम इतना तो पता होना चाहिए कि लक्ष्मीकांत कितने पेज की यूपीएससी तैयारी करने चले हो। कम से कम जो मार्केट में बेस्ट किताब है उनके पेज तो अभी तक, इसका मतलब अभी तक काम ही नहीं किया है क्या, कम से कम बेसिक चीजें तो। ऐसा मत बेइज्जती कराओ, इसमें आपकी बेइज्जती नहीं, किसकी है, हाँ मेरी बेइज्जती है इसमें। कम से कम पता करो चीजों को, अब पलटो किताबों को, क्या करो, किताब जो बड़ी फेमस किताबें हैं उनको देखो कि क्या लिखा है उनमें, देखना पड़ेगा, अब आपका काम है ये। मैं लक्ष्मीकांत को बार बार बोलता रहता हूं, लेकिन पढ़ना वही पड़ेगी आपको कि वो ऐसी किताब है, वो अच्छी किताब है, क्योंकि उसको पढ़ के लोग सेलेक्ट भी हो रहे हैं। उसको सेलेक्ट हो सकते, पीटी निकाल सकते हो उसको पढ़ के, लेकिन उसको पढ़ना पड़ेगा हमें, क्योंकि बहुत बेसिक किताब है, फाउंडेशन बुक है वो, ठीक है। चलो, तो ये कैसा है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, क्लियर बात। अब देखो कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को क्या बोल सकते हैं, और इसको इसका अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब क्या है कि कौन शासन चला रहा है, रिप्रेजेंटेटिव्स, और रिप्रेजेंटेटिव्स क्या हो रहे हैं, इलेक्ट हो रहे हैं। तो अब सवाल ये है कि ये जो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट हो रहे हैं इनका मेथड क्या है, ठीक है। तो यही नीचे इसी पॉइंट में लिखेंगे, मैं अगले पेज पे लिख रहा हूं, इसी में नीचे लिखेंगे इलेक्टोरल मेथड, इलेक्टोरल मेथड, निर्वाचन पद्धति। किसकी निर्वाचन की पद्धति, बोलो, रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करने की पद्धति क्या क्या हो सकती है, समझे बात।
मतलब हम जो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते हैं, उनके अपने जो प्रतिनिधियों का निर्वाचन करते हैं, वो कितने तरीके से निर्वाचन हो सकता है? कितने तरीके से हो सकता है बताया था मैंने, बोलो। दो तरीके से हो सकता है। बहुत सही। कौन सा? पहला, फर्स्ट फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। हिंदी में बोलते हैं पहले आओ पहले पाओ। पहले आओ पहले पाओ। पहले ऐसी भर्ती होती थी सरकारी नौकरी में। पहले जैसे हम लोगों के जो पापा हैं या जो दादा हैं, वो भर्ती ऐसे होती थी। जैसे मेरे पिताजी गवर्नमेंट जॉब में थे, तो इंटर पास थे, तो इंटर पास होने के बाद भर्ती निकली सिंचाई विभाग में पतरोल मुंशी की। तो वो भर्ती के लिए कोई फार्म वार्म नहीं था, वो तो अखबार में निकलता था कि अखबार में सिंचाई विभाग में पतरोल की भर्ती निकली है मुंशी की, जो इंटर पास विद्यार्थी हो फलानी फलानी तारीख को वहां उपस्थित हो जाए, पहले आओ और पहले पाओ। अभी आदमी 3 3 दिन पहले जाके भैया पहले आओ पहले पाओ के लिए लेटा रहता था, ठीक है? तो वो भी जाके लेट गए उधर। बोले मैं भी जाके इंटर पास क्वालिफाई, इंटर पास करना बड़ी बात रही होगी उस समय में। अभी तो पीएचडी करके भी सब बेकार है, पहले लोग कम पढ़ते थे। तो जाके वो, तो कह रहे वहां ऑलरेडी बहुत भीड़ थी, लेकिन उनमें पढ़ने लिखने का गुण बहुत अच्छा नहीं था, पर वो गायक बहुत अच्छे हैं। अब कहाँ लेटना है कि जो अधिकारी भर्ती कर रहा है वही नीच वो तंबू वंबू लगवा देते थे, वहीं जनता पड़ी रहती थी। तो कह रहे वहां हम भी पड़े हुए थे। अब कलाकार आदमी बर्दाश्त तो करता नहीं है। खाली समय में इन्होंने अपना कार्यक्रम शुरू कर दिया, और खाली समय में कार्यक्रम शुरू किया तो बंगले में मैडम ने सुन लिया कि कोई गा रहा है। तो उन्होंने कहा कि बुलाओ कौन है। तो इन्हें स्पेशली बुलाया गया। तो इनसे कहा कि क्या गा रहे थे, गा के सुनाओ। तो बोले मैंने गा के सुनाया। तो उन्होंने कहा कि ये थैला लो, जाके सब्जी लेके आओ। ठीक है, उन्हें थैला सब्जी दे दी कि ये सब्जी लेके आनी है। सर अभी आए नहीं, सर सुबह आएंगे भर्ती के लिए। अब पैसे नहीं दिए इन्हें, तो ये चले गए। इन्होंने कलेक्शन किया अपने से, जो भी वहां सुन रहे थे गायकी में, के दो भाई को जब थैला में लाया तो हमें तो आना ही पड़ेगा। तो ये जितना ला सकते थे बोले मैं उतना सब्जी लेके आया और लाके मैं मैडम को, तो उन्होंने कहा एक और कुछ सुनाओ। तो एक और इन्होंने गाया कि सुबह जो आए तो सर ने सबसे पहले इन्हीं का नाम लिया कि ये कौन है। तो बोले मेरे बाल बड़े बड़े थे। उसने कहा कि बाल कटवाने पड़ेंगे। बोले मैंने समझौता कर लिया, क्योंकि क्या मिल रही थी? सरकारी नौकरी। ऐसे सरकारी नौकरी, पढ़ने लिखने से कोई लेना देना नहीं। तो पहले आओ और पहले पाओ, ये पहले आओ पहले पाओ वाली भर्ती होती थी। अभी देखो कितना टफ हो गया है। पहले ऐसे होता था, जैसे अभी भी आर्मी की भर्ती कैसे होती है। आर्मी में अब तो फिर भी फॉर्म भरवाने लगे हैं, चीजें हो गई हैं। पहले तो सीधी ओपन भर्ती रहती थी, आओ दौड़ लगाओ, जिसने दौड़ लगाई वो सीधा भर्ती, कोई एप्लीकेशन फॉर्म नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई फीस नहीं। ठीक है, मेरे ही एक जानने वाले भैया हैं, उन्हें 3 बार दौड़ाया गया पुलिस आर्मी भर्ती में, लेकिन वो 3 बार में वापस हो गए। आर्मी भर्ती में एक बार दौड़ने बाहर कर देते हैं, लेकिन किसी भी तरह जो वहां करवा रहा था उससे लिंक लगवाए। उसने कहा ये आर्मी भर्ती हो ही नहीं सकता, अब अगर इसे मत भेजना है इस आदमी को, वहां चाहिए एकदम से हट्टा कट्टा आर्मी जो दौड़ा लगाए। तो पहले हिंदी में इसको और भी बोलते हैं, पहले खंबा किसने छुआ। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम को क्या बोलते हैं? हाँ लिख लो, लिखना है तो, नहीं तो हिंदी वाले भी इंग्लिश में लिखो, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम लिख लो, यही बात। दूसरी पद्धति क्या है? PRSTVS लिख लो। हाँ, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, इंग्लिश में लिखो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। हिंदी वाले को समानुपातिक, समानुपातिक प्रतिनिधित्व की, हिंदी में ऐसे लिखेंगे एकल संक्रमणीय मत पद्धति, एकल संक्रमणीय मत पद्धति। चलो अच्छा, अब देखो लिख ली पूरी बात। अब इसी बात को फिर से शुरू करो। डेमोक्रेसी के लिए इलेक्शंस क्यों जरूरी है? बोलो, यही शुरू ना कि व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस, चुनावों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? रूल बाय पीपल, यही बात लिखनी पड़ेगी पूरी जो हमने बनाया कि डेमोक्रेसी का मतलब है कि रूल बाय द पीपल। रूल बाय द पीपल दो तरीके से हो सकता है, डायरेक्ट रूल बाय द पीपल और रूल बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स, इलेक्टेड बाय द पीपल। तो इलेक्टेड बाय द पीपल, अब जो मोस्टली कंट्रीज हैं वो कैसी हैं? डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। मोस्टली कंट्रीज साइज बहुत लार्ज है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो कौन सी डेमोक्रेसी चाहिए हमें? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के लिए क्या चाहिए? इलेक्शंस। समझे? इसलिए चुनाव क्या है हमारे लिए जरूरी है। ये आंसर हुआ पूरा, समझ रहे हो?
समझे? वो क्वेश्चन क्या है कि व्हाई डू वी नीड इलेक्शन, चुनावों की आवश्यकता क्यों है। या ये भी हो सकता है कि डेमोक्रेसी में चुनावों की आवश्यकता, व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस इन अ डेमोक्रेसी। लिखो, ये क्वेश्चन है, लिख लो इसको, सवाल लिखो एक। लोकतंत्र में, ऐसे लिखो, लोकतंत्र के, क्वेश्चन लिखो, एक प्रश्न लिखो मुख्य परीक्षा का। लोकतंत्र के सुचारू संचालन के लिए, लोकतंत्र के, बोल लेने दो इन लोगों को, लोकतंत्र के सुचारू संचालन के लिए, हिंदी भी सीखो, लिखना पड़ेगा ना मेंस में। लोकतंत्र के सुचारू संचालन के लिए निर्वाचन, निर्वाचन ऑब्लिक चुनावों की आवश्यकता क्यों होती है, चुनावों की आवश्यकता क्यों होती है। देखो, व्हाई डू वी नीड, व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स फॉर द डेमोक्रेसी। बात समझ आई? इस सवाल का मतलब समझ आया? समझे क्यों जरूरी है? क्योंकि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? प्रतिनिधियों का शासन। और प्रतिनिधियों का शासन के लिए क्या चाहिए? चुनाव चाहिए। और चुनाव की दो पद्धति होती हैं। अगर वर्तमान समय में जो कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, उसको पॉसिबल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इलेक्शंस की जरूरत है। तो इसको लिखना पड़ेगा क्वेश्चंस को आपको, ऐसे डायग्राम में मत लिखना जैसे मैंने बनाया। मैंने इसको ऐसे तो लैंग्वेज में भी लिखा सकते हैं, आप अपनी लैंग्वेज में लिखना। क्योंकि सब वही बात हुई ना कि एनसीईआरटी की अपनी लैंग्वेज है और मेरी अपनी हो सकती है, लेकिन आपको आंसर किसकी लैंग्वेज में लिखना है? आपकी। बस कंसेप्ट को समझ लो और आंसर अपने अपने, मैं तो लिखा दूंगा तो सबके लिए एक जैसा हो जाएगा ना। अब खुद से लिखो इसको, आंसर को खुद से लिखो, तो क्या होगा? लिखने की प्रैक्टिस भी होगी और जो वर्ड्स है ना पॉलिटी के, वो दिमाग में बैठेंगे। और देखो, मेंस आंसर राइटिंग का मतलब क्या है? मेंस आंसर राइटिंग का मतलब क्या होता है, बोलो? उत्तर लेखन क्या है हिंदी में? मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन क्या होता है? और बताओ क्या होता है? देखो, मेंस आंसर राइटिंग का मतलब है हर सब्जेक्ट का अपना एक कंटेंट है, विषय वस्तु है। हर सब्जेक्ट की अपनी एक लैंग्वेज है और भाषा है। पॉलिटी का सवाल है तो पॉलिटी की ही लैंग्वेज और कंटेंट में होना चाहिए। हिस्ट्री का सवाल है तो किसके कंटेंट और लैंग्वेज में? हिस्ट्री। अगर पॉलिटी हिस्ट्री और हिस्ट्री पॉलिटी करी तो वो आपको पॉलिटी हिस्ट्री और हिस्ट्री पॉलिटी कर देगा एग्जाम में सीधा। हाँ, सीधा सा है नियम वहां, वो बर्दाश्त नहीं करते। उन्हें क्या चाहिए? वही इकोनॉमी का सवाल किस भाषा में, तो वो सीखना पड़ेगा। ये यात्रा यूपीएससी की जर्नी, एनसीईआरटी क्यों पढ़ाई जा रही है? क्योंकि एनसीईआरटी आपको उन शब्दों से, उन टर्मिनोलॉजीज, उन वर्ड से अवगत करा रही है, पहचान करा रही है, जो आपको एग्जाम में जाके लिखने पड़ेंगे। इसका ये महत्व होता है। आप सीखना है अभी, ये बहुत लंबी प्रोसेस है यूपीएससी की। ऐसे हवा में आंसर नहीं लिख सकते आप। आपको उसी, सोशल जस्टिस है तो सोशल जस्टिस की अपनी लैंग्वेज है एक, सोसाइटी की अपनी लैंग्वेज है एक, समझ रहे हो? ज्योग्राफी की अपनी लैंग्वेज है, उसी में ही लिखना पड़ेगा आंसर। और अगर ज्योग्राफी क्वेश्चन हिस्ट्री से शुरू किया कि मौर्य काल से भारत की जो मॉनसून संरचना ऐसी, तो समझ जाएगा किसका विद्यार्थी है, ये ऑप्शनल क्या है। और फिर आपका आंसर जो है वो कैसे चेक होगा? ऑप्शनल के पर्सपेक्टिव से चेक होगा, जीएस के पर्सपेक्टिव से नहीं। तो ये पता ही मत लगने दो जीएस में कि ऑप्शनल क्या है। समझे? समझे? तो ये सीखने पड़ेंगे चीजें आपको। क्लियर है? तो चुनाव की जरूरत क्यों है लोकतंत्र में, बात क्लियर हो? अब नया हेडिंग बनाओ, फर्स्ट पॉइंट में भी नया हेडिंग बनाओ। चलो एक हेडिंग बनाओ। देखो, पहला पॉइंट ही लिख रहे हैं, जो यहां था उसी को लिख रहे हैं, ठीक है? लिखो, व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। किसी चुनाव को लोकतांत्रिक कौन बनाता है? किसी चुनाव को लोकतांत्रिक कौन बनाता है? ठीक है? बोलो, कैसे डिसाइड करोगे कि कोई इलेक्शन जो है वो डेमोक्रेटिक है या नहीं है? फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? इसका मतलब है हम यहां ये लिखने वाले हैं कि सर्टेन पैरामीटर्स,
विच क्या करते हैं, मेक इलेक्शन डेमोक्रेटिक। क्लियर। हम यहाँ वह मापदंड और मानदंड लिखने वाले हैं जिनके आधारों पर हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि किसी देश में जो चुनाव हो रहे हैं वह लोकतांत्रिक हैं या नहीं है, क्योंकि चुनाव तो हर देश में होते हैं। क्या केवल चुनावों के बेसिस पे ये कह सकते हैं कि कोई कंट्री डेमोक्रेसी है, नहीं है? नहीं। चुनाव कैसे होने चाहिए उससे डेमोक्रेसी, वो क्या होने चाहिए, वो पैरामीटर्स, ये है वो पैरामीटर्स। पहली बात लिखो, पहली बात लिखो कि कैसा इलेक्शन होना चाहिए। देखो, 1 वोट 1 पर्सन 1 वैल्यू, एक व्यक्ति 1 मत 1 मूल्य। अगर किसी देश के इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक कहना है तो वहां पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए। अब इस पैरामीटर के बेसिस पर कंपैरेटिव स्टडी करो। क्या इंडिया में जो इलेक्शंस होते हैं वो डेमोक्रेटिक हैं? क्या ये नियम लागू इंडिया में है? एक व्यक्ति है, 1 पर्सन है, उसको कितना वोट डालने का राइट है? 1 वोट डालने का। उसकी वैल्यू भी कितनी होती है? कई कई देशों में ऐसा नहीं होता है। मैंने समझाया था शुरू में ही जब पहला चैप्टर शुरू हुआ था कि कई कई देशों ने क्या कर रखा है कि वोट तो सबको एक एक दिया है, लेकिन जब आप वोट डालने जाओगे तो आपकी वैल्यू 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी वोट की। तो उसका मतलब ही फिर क्या निकला, 1 पर्सन 1 वोट। अगर किसी देश में 1 पर्सन 1 वोट है और 1 वैल्यू नहीं है तो क्या वो डेमोक्रेटिक होगा? बिल्कुल नहीं। ये बात होनी चाहिए। और इस बात को किसने कहा था, ये भी मैंने बताया था। एक राइटर है जेरेमी बेंथम, उन्होंने कहा था 1 पर्सन 1 वोट का प्रिंसिपल होना चाहिए। 1 वोट 1 पर्सन प्रिंसिपल को क्या बोलते हो? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इसी को ही बोलते हो। लिख लो ब्रैकेट में, यही है वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यही मतलब होता है इस बात का। देखो, इसको ही ये विचार दिया है जेरेमी बेंथम ने। देखो हिंदी में बेंथम, जे बेंथम, जे बेंथम, हिंदी इंग्लिश में से लिखो जे बेंथम। 1 वोट 1 पर्सन किसने दिया? जे बेंथम ने। ठीक है, इसको बोलते हैं सार्वभौमिक वैश्विक। FRA होता है फ्रेंच, NCH फ्रेंचाइज, ठीक है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। बोलो भारत में कब मिला हम लोगों को? क्या भारत में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज सार्वभौमिक वैश्विक है कि नहीं? कैसे? अगर आपसे कभी प्रीलिम्स में पूछ ले कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज सार्वभौमिक वैश्विक का मतलब क्या होता है, तो क्या कहोगे? 1 वोट कुछ भी रहे, अगर ये ऑप्शन है तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 1 वोट 1 पर्सन, ये कुछ भी हो सकता है, कहीं PTN मेंस में कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि सार्वभौमिक वैश्विक का मतलब क्या है। जैसे दुनिया में, पूरी दुनिया में इंडिया एक ऐसा देश था जो आजाद हुए 15 अगस्त 1900, और उसी दिन पंडित नेहरू ने क्या कहा कि हम क्या देने वाले हैं? यूनिवर्सल एडल्ट 1 वोट 1 पर्सन 1 वैल्यू। ब्रिटिशर्स के जो बड़े बड़े राइटर्स थे, पॉलिटिकल एनालिसिस करने वाले जो लोग थे, उन्होंने न्यूयॉर्क, जो गार्जियन वहां का अखबार है, उन्होंने लिखा कि नेहरू ने बहुत बड़ी गलती करी, क्योंकि इंडियंस जो है, भारतीय जो है, वो 1 वोट 1 पर्सन 1 वैल्यू के लायक है ही नहीं। वो समझेंगे ही नहीं कि ये क्या है। नेहरू के पास लोग अखबार लेके आए, उन्होंने कहा देखो क्या लिखा है, उन्होंने कहा हम कर दिखाएंगे, टेंशन मत लो, और कर दिखाया। ठीक है, हम लोगों ने उसका मिसयूज नहीं होने दिया। नेहरू ने कहा कि वो डेमोक्रेसी पढ़ाते हैं, डेमोक्रेसी हमारे अंदर है, बिकॉज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी? टॉलरेंस, सहिष्णुता। और कहा कि भारतीयों से बेहतर सहिष्णुता जो है वो, सहिष्णुता का मतलब सहना नहीं है, सहिष्णुता का मतलब है दूसरे व्यक्ति के विचारों का सम्मान करना, रिस्पेक्ट फॉर द व्यूज ऑफ द अदर्स। ये तो हमने देखो, भारत में कौन नहीं आए? शक आए, कुषाण आए, पार्थियन आए, बाद में फिर मुस्लिम्स आए, और बाद में फिर अंग्रेज आए। लेकिन भारतीयों ने अपनी वैल्यू, मुस्लिम्स जो भारत में रह गए वो क्या बन गए? जो शक, कुषाण, पार्थियन, इंडो ग्रीक जो आए वो कहां हैं आज? वो सब क्या हो गए? वो गायब हो गए वो सब भारतीय बन गए। मुस्लिम्स भी क्या बन गए? सब। हिंदुस्तान का मुस्लिम दुनिया का एक अकेला ऐसा मुस्लिम है जहां कास्ट सिस्टम पाया जाता है, जाति व्यवस्था पाई जाती है। बाकी दुनिया के जितने मुस्लिम देश हैं वहां जाति व्यवस्था नहीं है। और ये जाति व्यवस्था मुसलमानों को कहां से मिली? भारत से मिली। ठीक है, क्योंकि वो भारत में आ गए। तो ये भारत, नेहरू ने कहा कि लिखने दो जो लिख रहे हैं, कोई इश्यू नहीं है, 1 वोट 1 पर्सन 1 वैल्यू हम कर दिखाएंगे, क्योंकि डेमोक्रेसी हमें पढ़नी नहीं है। डेमोक्रेसी कहाँ है? ब्लड में है हमारे। हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, तो उन्होंने कहा हम वो हमने किया भी। तो अगर हमें ये डिसाइड करना है कि कोई देश डेमोक्रेटिक है और उसके इलेक्शंस डेमोक्रेटिक हैं, तो क्या देखेंगे? सबसे पहले 1 वोट 1 पर्सन 1 वैल्यू का प्रिंसिपल। क्लियर बात? चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इसमें लिखो। सेकंड पॉइंट क्या होना चाहिए, लिखो
चॉइस टू द वोटर्स, चॉइस टू द वोटर्स, मतदाताओं के पास विकल्प, मतदाताओं के पास विकल्प। इसका क्या मतलब है? ठीक है, चॉइस टू द वोटर्स। अब इस क्राइटेरिया पे कुछ कंट्रीज को एनालिसिस करो। क्या चाइना में डेमोक्रेसी है? इस क्राइटेरिया पे क्यों नहीं है? क्योंकि वन पार्टी सिस्टम है इन चाइना। उत्तर कोरिया में क्या डेमोक्रेसी है? नहीं है, क्योंकि वहां पर भी एक ही आदमी रहता है। क्या इंडिया में डेमोक्रेसी है? मल्टी पार्टी सिस्टम है, जिसका मन करता है वो क्या बना लेता है और क्या करता है, चुनाव में जाके लड़ लेगा चुनाव। अरे पार्टी भी नहीं है तो अकेले भी जाके लड़ सकते हो, कोई दिक्कत कैसे? इंडिपेंडेंट निर्दलीय लड़ लो। तो ये एक ऐसा क्राइटेरिया है जो क्या बनाता है, इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक बनाता है। तो ये दोनों क्राइटेरिया पे अब मान लो आपसे सवाल आ गया, सवाल पूछा भारत, जैसे लास्ट में चौथा ऑप्शन क्या लिखा हमने, देखो तीसरा वाला जो स्ट्रक्चर था उसमें स्ट्रक्चर क्या लिखा था, व्हाट मेक्स इंडिया एज ए डेमोक्रेटिक, भारत को लोकतांत्रिक क्या चीजें बनाती हैं, तो यही तो लिखोगे। इस सवाल हो सकता है, समझ रहे हो, राइट। और अच्छा बताओ, वन वोट वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहां मेंशन है? आर्टिकल अभी नहीं पढ़ा है आप लोग, आर्टिकल 324 में है, राइट, 324 में मतदाता। चॉइस टू द वोटर्स कहां है? बोलो, चॉइस टू द वोटर्स कहां है? किस कौन से आर्टिकल में पढ़ाया है आपको हमने? मतदाताओं के पास विकल्प, हाँ, नहीं याद आ रहा है। पॉलिटिकल पार्टी कहां से बना सकते हो? आर्टिकल 19A का 2, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एसोसिएशन यूनियंस कोऑपरेटिव सोसाइटीज, अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना लो, ठीक है, चुनाव लड़ लो, समझे। तो ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में है प्रोविजंस। तो ये कंसेप्ट है, इसको कहां लिंक करना होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस से। अब कहेगा कि डिस्कस करो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस विच मेक्स इंडिया एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। तो पहले ये थ्योरी लिखनी पड़ेगी, देन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, आंसर हो गया। ये वाली बात लिखेंगे लास्ट में जब तीसरा पॉइंट लिखेंगे, समझे बात को, कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो कि क्या है, फैक्ट है, और उसको किससे ऐड कर देगा, वो थ्योरी से कर देगा, समझ गए बात। चलो तीसरा पॉइंट लिखो, देखो थर्ड पॉइंट क्या है, रेगुलर इलेक्शंस, नियमित चुनाव होने चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या है, नियमित चुनाव। रेगुलर इलेक्शंस, इससे क्या होता है रेगुलर इलेक्शन से? क्या होता है रेगुलर इलेक्शंस? रेगुलर इलेक्शंस कैसे किसी इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाते हैं? जैसे मान लो कि मोदी जी अभी क्या हैं, प्रधानमंत्री हैं, और मोदी जी अभी चुनाव होने कब होने हैं, और अब मोदी जी कहते हैं कि आगे से कभी भारत में चुनाव नहीं होंगे, तो क्या हम डेमोक्रेसी रहेंगे? राइट ना। अब जैसे यही तो हुआ था, परवेज मुशर्रफ क्या बन गए, वहां के सेना प्रमुख थे और वो बन गए, और उन्होंने कहा कि अभी चुनाव नहीं होगा, ठीक है। म्यांमार में आंग सांग सूकी के नाम सुना होगा, उन्होंने अपने जीवन भर लड़ाई लड़ी, किसके लिए? उन्हें इसलिए नोबेल प्राइज भी मिला, फॉर पीस, नोबेल पीस प्राइज मिला उन्हें, लोकतंत्र डेमोक्रेसी की लड़ी। अभी बेचारी जैसे तैसे जीवन के अंतिम वर्षों में उन्हें वो मिलिट्री हटी, वहां के मिलिट्री बोलते जुंटा पावर, वो वहां से हटी और उन्हें क्या मिला, पावर मिला, लोगों ने उन्हें चुन के भेजा। और एक मिलिट्री शासक था, उसका दिमाग खराब हुआ, उसने कहा चलो जेल में। तो इन्होंने कहा कि हम तो लोग जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। उसने कहा कि सवाल यह है कि जितनी जनता है उससे ज्यादा हमारे पास क्या है, और उससे ज्यादा हमारे पास हथियार हैं। इनसे कहा चलो जेल, फिर से बंद कर दिया बेचारा जेल में। तो क्या म्यांमार डेमोक्रेसी रहा? क्योंकि इलेक्शंस कैसे होने चाहिए। अगर इस पॉइंट पे हम कहेंगे कि इंडिया क्या डेमोक्रेसी है, आफ्टर द इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद से ही हमने क्या करवाए हैं, रेगुलर इलेक्शंस करवाए हैं, राइट। तो इस पॉइंट के बेसिस पे हमें कह सकते हैं कि इंडियन इलेक्शंस जो है वो क्या है, डेमोक्रेटिक, और इंडिया क्या है, डेमोक्रेसी है। आफ्टर इंडिपेंडेंस केवल एक ही बार ऐसा हुआ है जब इलेक्शन रेगुलर नहीं हुए, कब? इंदिरा गांधी के टाइम पे, वो 1 साल उन्होंने बढ़ा दिया, ठीक है, और हम उसको बुरा मानते हैं, और सभी बुरा मानते हैं, चाहे पॉलिटी पढ़ने वाला स्टूडेंट हो, चाहे पॉलिटी लिखने वाला स्टूडेंट हो,
सभी क्या मानते हैं उसको। तो ये डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ है इंडिया की, कि हमारे यहाँ क्या हो रहा है, रेगुलर इलेक्शंस हो रहे हैं। और रेगुलर इलेक्शंस क्या डिसाइड करते हैं कि कोई कंट्री डेमोक्रेसी है या, समझे बात। पाकिस्तान को बोलो, क्या इस बेसिस पर पाकिस्तान डेमोक्रेसी होगा? क्यों? वहां रेगुलर इलेक्शंस नहीं होते हैं पाकिस्तान में, जिसका मन करता है वही क्या कर देता है, आके रूल करने लगता है। क्लियर। तो पहला क्या है, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। इस पॉइंट के बेसिस पर इंडिया क्या है, और हमारे इलेक्शंस कैसे हैं, डेमोक्रेटिक। चॉइस टू द वोटर्स के बेसिस पर भी हमारे इलेक्शंस कैसे हैं, और रेगुलर इलेक्शंस के बेसिस पर भी। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, चलो लिख लो, इंग्लिश में लिखो, कैंडिडेट प्रेफर्ड, प्रेफर करना, कैंडिडेट प्रेफर्ड, PREFFERED, प्रेफर्ड बाय द पीपल शुड बी इलेक्टेड, शुड बी इलेक्टेड। लिख लिया, लिखो, जनता द्वारा, जनता द्वारा, जनता द्वारा प्राथमिकता प्राप्त, जनता द्वारा प्राथमिकता प्राप्त उम्मीदवार, उम्मीदवार को विजयी घोषित होना चाहिए, शुड बी इलेक्टेड, विजयी घोषित होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? नहीं, जिसको ज्यादा वोट मिले। जैसे कि होता क्या है कि मुझे बहुत अच्छे से एक घटना याद है कि मैं जब तैयारी पढ़ रहा था, शायद BAE में था, तो हमारे यहाँ इलेक्शंस हुए, और इलेक्शंस में जो विधानसभा के इलेक्शन हुए उसमें जो पार्टी का मेंबर जीता था वो शायद बीजेपी का जीता, राइट। लेकिन उस समय पार्टी किसकी थी, मायावती की थी। और मायावती ने क्या किया कि अपने विधायक का जो है वो बाद में वो पर्चे पे नाम आया तो कौन जीता, काउंटिंग में बीजेपी का आदमी जीता। और जब बाद में डिक्लेरेशन हुआ तो डिक्लेरेशन में कौन जीता, BSP का आदमी जीता। तो इसमें बड़ा बवाल हुआ पूरे जिले में, झांसी जिले में हमारे यहाँ, कैसे कैसे हो सकता है। लेकिन अब सवाल यह है कि जो डिक्लेरेशन करता है वो कौन करता है, वो कौन होता है, IAS होता है। एक IAS ऑफिसर के पास इतना पावर होता है कि इलेक्शन में अगर मान लो A आदमी जीता है और वो B के सर्टिफिकेट पे लिख दे आप जीते हैं, तो वो जीता माना जाएगा, क्योंकि वो क्या है, वहां वो पीठासीन अधिकारी होता है, समझे, इतना पावर है उसके पास। लेकिन और ऐसा होता भी है कई बार, जीता हुआ कैंडिडेट भी बेचारा, अब तो बहुत ट्रांसपेरेंसी हो गई है, EVM चीजें हैं, फिर भी हो सकता है, समझो, ऐसा होता है। ये बड़ा पावर है किसके पास, हाँ, एक अधिकारी के, जिले के अधिकारी के पास। और वो जिले में कहीं भी जाके ऐसा कर सकता है, क्योंकि याद रखना कि वोटिंग अलग अलग होती है, लेकिन बाद में काउंटिंग होने के लिए कहां पहुंचती है, और काउंटिंग किसकी देखरेख में होती है। और जीते हुए कैंडिडेट को सर्टिफिकेट कौन देता है, जिलाधिकारी। तो ये जिलाधिकारी का पावर है कि क्या डिक्लेयर करे, A जीता, B जीता, या फिर C और D जीता। ये बड़ा पावर है उसका अपना, समझे आप। और इसीलिए सबको क्या बनना है, क्योंकि उन्हें पैसा मिलता है, बाद में फिर उन्हें बड़ा पद मिलता है। और मान लो जैसे IAS हो गए, देख लो कि IAS हो गए तो कोई बहुत बड़ी तोप तो हो नहीं जाते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि IAS हो गए तो दुनिया सर पे उठा लोगे, एक जिले में पड़े रहोगे कहीं कोने में। अब मान लो कि मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री बहुत बड़ा पद है, मुख्यमंत्री ने फोन किया डायरेक्ट और कहा कि कैसे हो, तो बड़ा अच्छा लगा, कहे जी सर आदेश करें। कहा आदेश ये है कि अपना व्यक्ति है और उसको चुनाव। कह रहे सर नौकरी, बोले कोई दिक्कत नहीं है, हम तो अभी 5 साल हैं ही और अगले 5 साल भी हम रहेंगे, तब तक रिटायरमेंट ले लेना। मतलब दूसरी पार्टी आएगी तो बदला लेगी ना, तब तक BRS ले लेना, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम तो चली रही है, क्या दिक्कत है, पार्टी ज्वाइन कर लेना अपनी आगे। उन्होंने कहा ठीक है सर, उन्होंने जता दिया। अब सोचो बाद में विधायक और सांसद OP चौधरी, छत्तीसगढ़ में है IAS ऑफिसर, उन्होंने क्या किया, उनको किसी ने सलाह दी कि तुम आप चुनाव लड़ो बीजेपी से। बेचारे बीजेपी से चुनाव लड़ गए और उसी साल बीजेपी हार गई, तो IAS से रिजाइन भी देना पड़ा। और यूपी में कई लोग हुए, तो कोई बात नहीं, ऐसे चलता रहता है, बड़ा पद है, ठीक है। ये बात समझ आ गई, रेगुलर इलेक्शंस। चलो अगला पॉइंट लिखो, क्या लिख लिया अगला वाला। तो इसका यही मतलब है कि किस आदमी को जीतना चाहिए, जिसे जनता लोगों ने, ये सब होता है, इसको क्या बोलते हैं, ये करप्शन है इलेक्शंस में, और ये इंडिया में होता है ऐसे। ये इस वाले पॉइंट पर थोड़ा से, चौथे वाले पॉइंट पर थोड़ी सी प्रॉब्लम है हमें, कि ये बूथ कैप्चरिंग हो जाना। अभी देखो जैसे कि पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा था, चुनाव हो रहे हैं, वहां हाथगोला फेंक दिया, ठीक है, कुछ कुछ कर दे रहे हैं, तो ये सारी चीजें। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, अब लिखो अगला पॉइंट लिख लो, ऑटोनॉमस एंड इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, ऑटोनॉमस एंड इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन।
स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन आयोग, स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन आयोग, स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जो क्या कर पाए, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाए। ठीक है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स की जो अपॉइंटमेंट की प्रोसीजर है, नियुक्ति की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट ने जैसे कि अभी तक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों का जो नियुक्ति होती थी वो राष्ट्रपति करता था मंत्री परिषद के सलाह पर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस पर कौन कर रहा है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में एक डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एसोसिएशन है, वो हमेशा कुछ ना कुछ लेके पहुंचते रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि सर ये देखो कि इतना बड़ा पद है और इतने बड़े पद को कौन अपॉइंट करता है, पीएम और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करती है, तो किसके लिए काम करते हैं, उनके लिए काम कर सकते हैं क्योंकि उन्हीं की एक तरह के आदमी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन सुनाया कि एक कमिटी होगी, क्या होगी, और वो कमिटी 3 लोगों से मिलकर बनेगी। एक नहीं, हाँ, एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, उसमें सबसे पहले होंगे प्राइम मिनिस्टर, फिर लोकसभा में लीडर ऑफ द अपोजिशन, लोकसभा में विपक्ष का नेता, और कहा कि अगर विपक्ष नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी को विपक्ष का दर्जा नहीं मिला है, तो लार्जेस्ट जो सेकंड पॉलिटिकल पार्टी वो उसको क्या कहेंगे, अपोजिशन पार्टी, उसका लीडर होना चाहिए और सीजीआई होना चाहिए। कहा कि 3 लोग इसकी अपॉइंटमेंट करेंगे, किसका, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स का। ये सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया और कहा सरकार से कि जब तक आप ये कमेटी, जब तक आप नई प्रक्रिया नहीं बनाते हो तब तक इसी माध्यम से क्या करो। सरकार ने कोर्ट में कहा कि ठीक है सर, ओके डन, हम ऐसा करते हैं। बाहर आए, अभी एक वो लेके आ गए, क्या लेके आ गए, बिल, हम बिल लेके आए हैं और उसमें कहा है कि ठीक है हम सुप्रीम कोर्ट की बात मानते हैं लेकिन 100% नहीं। कहा कि हम जो कमेटी बना रहे हैं उसमें प्रधानमंत्री रहेंगे और उसमें एक लीडर ऑफ द अपोजिशन रहेगा इन लोकसभा, और उसमें एक कैबिनेट मिनिस्टर रहेगा जिसको कौन अपॉइंट करेगा, प्रधानमंत्री। कितने लोग हो गए, 3, हाँ, और एक आदमी और ये है लीडर ऑफ द अपोजिशन, लीडर ऑफ अपोजिशन। अभी ये सरकारी आदमी, ये सरकारी, और कहा कि इस नियुक्ति में, इस अपॉइंटमेंट में किसकी मेजोरिटी से होगा, अगर 2 लोग एक तरफ होंगे तो अपॉइंटमेंट उस आदमी का कर देंगे। तो फिर विपक्ष ने कहा कि फिर वही बात, घुमा फिरा के बात तो वही की ना आपने। इन्होंने किसको हटा दिया, इन्होंने कहा कि जुडिशरी का काम अपॉइंटमेंट करना नहीं है। द बेसिक फंक्शन ऑफ द जुडिशरी इज टू इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की व्याख्या करो, इन्होंने कहा। इसे बोलते हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्टिविज्म, पढ़ाया था, अति न्यायिक सक्रियता। यही मैंने, क्योंकि जुडिशरी क्या कर रही है कि हर जगह इंटरफेयर कर रही है। अब देखो जुडिशरी ने खुद ही डिसीजन दिया कि हम कहां पार्टिसिपेट करेंगे। सरकार ने कहा कि अपॉइंटमेंट करना इज द बेसिक फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बिकॉज ऑल यूनियन एग्जीक्यूटिव पावर्स आर वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट, आर्टिकल 53 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इन्होंने कहा कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें है, राष्ट्रपति में। कहा अब न्यायपालिका को इन्होंने हटा दिया, कहा कि सेपरेशन ऑफ पावर के अकॉर्डिंग न्यायपालिका का काम ये है ही नहीं। इसका अपोजिशन ने बड़ा विरोध किया है और ये बिल ये पास भी करा लेंगे। और फिर जो बात जहां से शुरू होती वहीं आके फिर रुक गई कि चीफ इलेक्शन कमीशन। तो क्या हम कह सकते हैं कि इंडियन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज एन ऑटोनॉमस एंड इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन? ऐसा नहीं, सर मत हिलाओ, ऐसे नहीं कह सकते। है, क्या है, अभी तक चुनाव हो रहे हैं तो हो ही रहे हैं ना, लेकिन फिर भी प्रोसीजर के तौर पे हमें लग रहा है कि कुछ तो थोड़ी सी गड़बड़ है। तो 2 बातें ऐसी हैं, कितनी बातें, जिनके बेसिस पर हमारे इलेक्शंस जो है वो डेमोक्रेटिक कम लग रहे हैं। कौन कौन सा? चौथा पॉइंट और 5वां पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या था, तो कैंडिडेट प्रेफर्ड, बाकी 3 ऊपर वाले ठीक लग रहे हैं। ये 2, ये है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, वो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट था। तो थ्योरेटिकली, सैद्धांतिक रूप से भारत के चुनाव और भारत का निर्वाचन डेमोक्रेटिक है, लेकिन व्यवहारिक रूप से स्थिति में थोड़ी सी परेशानियां हैं और इनकी रिफॉर्म की जरूरत है। ठीक है, तो यही सवाल जो है बाद में कभी दिक्कत होगा। बात समझे ये वाली, ये करंट अफेयर्स है। अगर पढ़ाऊंगा इलेक्शन कमीशन, वहां बात पढ़ाई जाएगी। देखो स्टैटिक अलग होता है, ये क्या होता है, अब ये आपको पता होना चाहिए, लेकिन इसके लिए पहले क्या पता होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पढ़ा होना चाहिए, तब जाके वो करंट अफेयर्स क्या समझ आती है। इसलिए पहले बोला था फाउंडेशन बैच क्लियर करो, फाउंडेशन बैच को पूरा किया जाता है। एनसीईआरटी है, जो भी आपकी बेसिक चीजें, बात समझ आई। तो ये पॉइंट्स क्या कर रहे हैं, किसी इलेक्शन को क्या बना रहे हैं, डेमोक्रेटिक। तो अभी तक 2 चीजें हमने पढ़ी। 2 चीजों में क्या क्या पढ़ा, कि व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस,
चुनावों की आवश्यकता क्या होती है और इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक कौन बनाता है, ये बात क्लियर है कि नहीं? आगे फिर चलेंगे, ठीक है। यही एक तीसरा पॉइंट और लिखो। अब अभी तक 2 ही पॉइंट लिखे हैं हमने। व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस, राइट, एंड व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक, ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखो, देखो इसमें, इज इट गुड, थर्ड पॉइंट, इज इट गुड टू हैव हाँ, इज इट गुड टू हैव इलेक्टोरल कंपटीशन, इलेक्टोरल कंपटीशन, क्या चुनावी प्रतिस्पर्धा का होना अच्छा है? अच्छा एक बात देखो, पूरी एनसीईआरटी कैसे लिखी है? क्वेश्चन फॉर्मेट में, क्वेश्चन है उसका आंसर है, क्वेश्चन है उसका आंसर है। तो एनसीईआरटी पढ़ने पे मीन्स आंसर, लोग कहते हैं एनसीईआरटी पढ़ने से मीन्स आंसर राइटिंग सुधर जाती है। वो कैसे? वो आपको ये सिखा रहा है कि कैसे क्वेश्चन का आंसर देना होता है। जो हेडिंग है वो क्वेश्चन है उसका, समझ रहे हो आप? तो ये सीन हमें समझ रहा है बात को। बोलो, क्या क्या राजनीतिक चुनावी प्रतिस्पर्धा, बोलो, अच्छी है या बुरी? कैसे? क्या क्या राजनीतिक चुनावी प्रतिस्पर्धा, इलेक्टोरल कंपटीशन इज गुड और बैड, क्या लग रहा है? केवल सुनो लो, इस बात को लिखना नहीं है। एक राइटर है शम्पीटर, पॉलिटिकल साइंटिस्ट है बहुत बड़े, कौन से? जोसेफ जे शम्पीटर। उन्होंने कहा कि इलेक्शन ठीक वैसे होते हैं जैसे हम लोग सब्जी खरीदने मार्केट में जाते हैं। कैसे होता है? मार्केट में सब्जी खरीदने जाते हो तो क्या करते हो? पैसे देते हो और उससे अच्छी सब्जी लेते हो। नोट फटा हुआ होगा तो वो सब्जी खराब होगी तो हम, इन्होंने कहा ठीक ऐसे ही होता है। सब्जी वाला एक जगह बैठा रहता है और हम लोग कहाँ जाते हैं? कभी कभी सब्जी वाला भी आ जाता है, लेकिन मोस्टली कंडीशन सब्जी वाला एक जगह होता है, मार्केट है, और हम लोग जाके सब्जी खरीद के आते। तो कहा जैसे ग्राहक है, कौन ग्राहक है? हम लोग कस्टमर्स है। ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स क्या है? ग्राहक हैं। क्या है? हाँ, वो ग्राहक हैं। और हम लोग क्या हैं? दुकान वाले हैं। वो हमारे दरवाजे दरवाजे आते हैं और हमें कुंडी खड़खड़ा के बुलाते हैं कि देखो हमें चुनाव लड़ रहा हूं, हमें वोट देना है, ये करना है वो। तो हम उनसे क्या पूछते हैं? हम आपको वोट क्यों दें? हमें उनसे पूछना चाहिए कि हम आपको वोट, हमारे पास सच में, मैं घर पे था, एक कैंडिडेट आया, ग्राम प्रधान चुनाव था, तो बोला कि ये वो, तो मैं भी वही खड़ा था, मुझसे तो बात नहीं कर रहा, तो मेरे पापा से, भैया से। तो मैंने उससे कहा कि अच्छा हम आपको वोट क्यों दें? उसने मेरी तरफ ऐसे देखा पहले, तो बोला मतलब, मैंने कि मैं वोट क्यों दूं आपको? आपके हमारा पुराना रिश्ता है, हमारा आपके दादा, हमारे दादा ऐसे वो थे। अरे वो सब छोड़ो, मैंने कहा वोट क्यों दूं मैं आपको? हमारा घरेलू संबंध है, आपके पापा और हम लोग पहले नौकरी एक साथ करते थे। मैंने, इससे थोड़ी वोट दिया जाता है। वोट कैसे दिया जाता है? आपका मैनिफेस्टो क्या है? उसने कहा ये क्या है? मैं उससे कहा कि आपका घोषणा पत्र क्या? उसने कहा घोषणा पत्र क्या होता है ये? तो क्या घोषणा पत्र? उन्हें नहीं पता। ग्राम प्रधान वालों को, विधायक सांसद को पता होता है फिर भी, लेकिन ग्राम प्रधान वालों को, बेचारों को कुछ नहीं पता। तो सवाल यही है कि वो क्या हो रहा है कि वो आपके दरवाजे आ रहा है, आपके गेट पे आ रहा है और आपसे वोट मांग रहा है। तो ये कह रहे हैं कि चुनाव ठीक वैसे ही होता है, ये कंपटीशन है। और कंपटीशन का मतलब है कि आप ऐसा नेता चुनते हैं और अपनी चीज उस नेता को देते हैं जो आपको बेहतर सर्विस देता है। सीधा सा ये कह रहे हैं कि किस पे है? गिव एंड टेक पे सीधा प्रिंसिपल है पॉलिटिक्स का, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का। आप वोट दे रहे हैं किसे? जो आपको बेस्ट सर्विस। ये समझ होनी चाहिए किसमें? एक वोटर में, एक मतदाता में। ये सामान्य सी समझ होनी चाहिए कि अपना वोट किसे दो? जो आपको बेस्ट सर्विस दे पाए। इसलिए मत दो कि वो आपके रिलीजन का है, वो आपके कास्ट का है, वो आपके ऐसा है, वो वैसा, उससे कोई लेना देना नहीं है। जोसेफ जे शम्पीटर ने कहा है कि वोट किसे दो? जो बेस्ट सर्विस दे, क्योंकि ठीक वही काम है। एक दुकानदार है और दूसरा ग्राहक है। आप उसे कुछ दे रहे हो, वो भी आपको, सीधा सा रिलेशन है। तो बोलो कंपटीशन अच्छी है या बुरी है? अगर एक ही आदमी आपके पास आना है और वही चुनाव लड़ना है और कोई दूसरा आदमी है ही नहीं मैदान में, तो बोलो क्या होगा? जैसे कंपटीशन का मतलब प्रतिस्पर्धा अच्छी होती है या बुरी होती है? जैसे आप लोग क्या कर रहे हो? कंपटीशन कर रहे हैं, किस चीज के लिए? तो ये यूपीएससी के लिए अच्छा है या बुरा है? हा? अच्छा है। जैसे हम लोग, मैंने पहले भी आपको बताया कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मैंने अपने प्रोफेसर से पूछा कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि इसमें क्या दिक्कत है? तो मैंने आयोग के बारे में कहा कि ये है, वो है, ऐसे करते हैं, ऑप्शनल में कम मार्क्स दे। उन्होंने कहा कि ये सब छोड़ो,
खुद को आंको कि किस स्थिति पे खड़े हो। मैंने कहा मैं तो बहुत पढ़ाई करता हूँ। बोले पढ़ाई बहुत लोग करते हैं। उन्होंने कहा सवाल ये है कि आप मार्केट गए, उन्होंने भी पॉलिटिकल साइंस का प्रोफेसर था तो उसी भाषा में बात करेगा। कहा कि आप मार्केट गए हैं, आपको 10 रुपए के टमाटर 1 किलो खरीदने हैं 20 रुपए के, तो आप कैसा टमाटर खरीदोगे? तो मैंने कहा सर बेस्ट टमाटर ही खरीदने की कोशिश करूंगा। बोले तो यूपीएससी भी क्या ढूंढने निकला है? बोले आप क्या हैं उसके लिए? केवल टमाटर हैं आप। वो हाँ, वो भी आपको बोले आप तो 20 रुपया खर्च कर रहे हो, वो तो आपको जिला देगा। तो बोले वो बेकार आदमी क्यों उठाएगा मार्केट से? उसको क्या चाहिए? जो उसके क्राइटेरिया पर बेस्ट है। उसका क्राइटेरिया क्या है? पीटी, मेंस और इंटरव्यू। वहां बेस्ट आदमी होगा वही अंदर होगा, बाकी सब लोग बोले जो बाहर हैं वो सड़े गले टमाटर हैं। जो बढ़िया टमाटर थे वो कहां चले गए? सब वो सब सिलेक्ट हो गए। तो सीधा सा एक कंपटीशन है। कंपटीशन क्या करती है? कंपटीशन क्वालिटी को इनहांस्ड करता है। क्या करता है? प्रतिस्पर्धा गुणवत्ता को बढ़ावा देता है। अगर प्रतिस्पर्धा नहीं होगी तो गुणवत्ता, क्वालिटी नहीं होगी। कौन सिलेक्ट हो रहे हैं? जो क्वालिटी वाले लोग हैं वो सिलेक्ट हो रहे हैं, जो उस एग्जाम को समझ पा रहे हैं। तो बोलो इलेक्टोरल पॉलिटिकल इलेक्टोरल कंपटीशन अच्छा है या? यही बात लिख लो इसमें। चलो लिख लो, लिखो लिखो पॉलिटिकल इलेक्टोरल कंपटीशन। पॉलिटिकल इलेक्टोरल कंपटीशन is good because it enhances quality in the democracy। देखो राजनीतिक चुनावी प्रतिस्पर्धा अच्छी होती है क्योंकि ठीक है, राजनीतिक चुनावी प्रतिस्पर्धा अच्छी होती है क्योंकि इसके द्वारा लोकतंत्र में गुणवत्ता को बढ़ावा मिलता है। गुणवत्ता को बढ़ावा मिलता है। समझ गए बात? किसको बढ़ावा मिल रहा है? क्वालिटी को। अभी तीनों पॉइंट क्लियर है? तो हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा अभी, ठीक है? कौन सा वाला? जो यहां लिख रहे थे हम। हाँ, यही वाला पॉइंट हमारा है अभी तक बस। चलो ये वाला देखो, ये क्लियर बात? इसमें बताओ कोई प्रॉब्लम हो इस वाले पॉइंट में? तीन ही बातें हमने समझी हैं। इलेक्शंस क्यों जरूरी है, इलेक्शंस डेमोक्रेटिक कैसे होते हैं, और कॉम्पिटेटिव जो इलेक्टोरल सिस्टम है वो अच्छा है या बुरा है। तो तीनों बातें क्लियर है? क्लियर है इतनी बात? चलो अब सेकंड वाली बात पर आओ। अच्छा, तो फिर मैं आप लोगों से एक सवाल पूछ रहा हूं कि व्हाट इज द इलेक्शन और व्हाट आर द इलेक्शंस। चुनाव क्या होता है, निर्वाचन है क्या? इतना सब पढ़ने के बाद अगर इसका मतलब बता दोगे तो समझेंगे, कुछ समझ पाए। इलेक्शंस क्या है, निर्वाचन क्या है? ठीक है, अच्छी बात है। क्या है? एक प्रोसेस है क्या, जिसके लिए हम क्या करें? एक अच्छा प्रतिनिधि खोज निकालें। एक अच्छा, यही तो चल रहा है। समझे? ये मतलब है इसका, बेसिक सी बात समझ जाओ कि इलेक्शंस का उद्देश्य क्या है, चुनावों का क्या मकसद है। चुनाव का मकसद होता है कि जनता एक ऐसा रिप्रेजेंटेटिव खोज निकाले जो उसके लिए बढ़िया से डिसीजन ले पाए। अभी भारत के लोगों को लगता है कि बढ़िया रिप्रेजेंटेटिव्स कौन है? बीजेपी में है। हो सकता है आने वाले समय में कोई और पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि कंपटीशन चल रहा है ना। कांग्रेस वाले बता रहे हैं कि हम इस देश के लिए बढ़िया काम कर सकते हैं, बीजेपी वाले क्या बता रहे हैं? अब जो आप जनता को बता देगा कि उसका प्रोडक्ट अच्छा है, जनता उसको वोट दे देगी, और वही क्या है, जनता की फिर सेवा करेगा आगे। वो तो प्रोडक्ट का मतलब है मैनिफेस्टो, पॉलिटिकल पार्टी का घोषणा पत्र, वही तो मेन होता है। हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। अभी भारत की जनता को कौन सा प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है? मोदी जी नहीं, और कौन सा प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है? धर्म का प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट? रिलीजन का प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है। पूरी पॉलिटिक्स कहां घूम रही है? रिलीजन के आसपास घूम रही है। अभी डेवलपमेंटल इश्यू नहीं है। अभी प्रोडक्ट क्या है? डेवलपमेंटल भी एक समय रहे, अभी ये है। वो तो मूड पे डिपेंड करता है, जनता का क्या मूड है। ठीक है, और जनता का मूड होता है या बनाया जाता है? तो वो ऐसा माहौल क्रिएट किया है कि कौन खतरे में है, सोचो। मतलब ये अपने आप में समझने की बात है कि कौन खतरे में। देखो सुन लो,
इस देश में जब भी ये कम्युनिटी खतरे में रही है, समझो बात, इस देश में जब भी ये कम्युनिटी खतरे में रही है, कुछ बड़ा हुआ है। जैसे पहले कौन खतरे में था? हाँ, मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कौन खतरे में है, वो आदमी पाकिस्तान अलग करा के ले गया। ये बात देखो, इतिहास से क्या सीखना चाहिए, इतिहास से यही हिस्ट्री क्यों पढ़ी जाती है कि हिस्टोरिकल जो मूवमेंट है, जो इवेंट है, उनसे हमें क्या सीखना है। जब भी एक समुदाय खतरे में होता है, असल में वो खतरे में होता नहीं है, उसको खतरे में जबरदस्ती बताया जाता है कि खतरे में हो आप, आपके समझ ये वो। कोई, मैं मुस्लिम हूं, क्या खतरा है? आप इतने हिंदू बच्चों के सामने में खड़े होकर पढ़ा, आपको क्या मतलब है इस बात से? कोई लेना देना नहीं किसी को, कोई खतरा कहीं नहीं है, जबरदस्ती खतरा बनाया जाता है। और अभी भी हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में, मुस्लिम की पॉपुलेशन इतनी बढ़ जाएगी। अरे सब समझदार हो रहे हैं, किसी को शौक नहीं है कि पॉपुलेशन बढ़ा के बेकार में क्या करे, मजदूरी करे। शिक्षा का अभाव, लिटरेसी रेट बढ़ रही है, चीजें बढ़ रही है, तो ये सारे ये यहीं से बातें निकल के आ रही है, समझ रहे हो? अभी हमने ये वाला पॉइंट, अब देखो अवर इलेक्टोरल सिस्टम क्या है, हमारी चुनावी प्रक्रिया कैसी है, ठीक है? तो बोलो, हमारा जो ये चुनाव है, समझो चुनावी सिस्टम भारत की, अब चुनाव के बारे में बात करेंगे कि इंडिया में चुनाव कैसे होते हैं, समझे? तो क्या लगता है कैसे चुनाव होते हैं, आप लोग बताओ कुछ। चुनाव देखा होगा क्या, कैसे होता है चुनाव? आपने बहुत करीबी से, ठीक है, और हम्म, कहाँ डालते हो? ठीक है, निर्वाचन क्षेत्र में हम लोग वोट डालते हैं, और क्या क्या होता है बोलो। देखो समझो बात, सबसे पहले समझो, देखो एनसीईआरटी क्या काम करती है। इलेक्शन, अब समझो इलेक्शन क्या है, बोलो। निर्वाचन क्या है? प्रतिनिधियों को चुनने के लिए एक प्रक्रिया है। कैसे प्रतिनिधि? केवल प्रतिनिधि, अच्छे प्रतिनिधि, अच्छे प्रतिनिधियों को चुनने की एक प्रक्रिया है क्या? इलेक्शन। अब है कि हमने जो इलेक्शन अपनाया है वो हमारे यहाँ होता कैसे, वो सिस्टम क्या है? तो हमारे यहाँ इलेक्शन किस किस के होते हैं? हमारे यहाँ जो इलेक्शंस होते हैं वो किसके होते हैं? लोकसभा के, ठीक है, लोकसभा के होते हैं। और किसके होते हैं? विधानसभा के होते हैं, जहां हम लोग डायरेक्टली वोट डालते हैं। और किसका होता है? ठीक है, ग्राम पंचायत का होता है। हाँ, और किसका होता है? नगर पंचायत का होता है, जहां पर हम लोग डायरेक्टली वोट डालते हैं। क्लियर है इतनी बात? ये बात क्लियर है? लिखो ना, ये बात लिखी एनसीईआरटी में कि लोकसभा, विधानसभा, लोकसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, इनके इलेक्शन जो है वो डायरेक्टली होते हैं, ठीक है, डायरेक्टली इलेक्शंस होते हैं, प्रत्यक्ष जनता भाग लेती है इसमें। लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ग्राम सभा, म्यूनिसिपैलिटी। और देखो हमने कहा कि इलेक्टोरल मेथड है, कितने इलेक्टोरल मेथड है? दो ही है। निर्वाचन की पद्धति कितनी है? निर्वाचन की पद्धति, ठीक है, कौन कौन सी? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, ठीक है, और है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। तो हमने अभी कहा कि किस किस के चुनाव, तो हमने कहा कि लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, म्यूनिसिपैलिटीज एंड ग्राम पंचायत, विलेज पंचायत, इनके इलेक्शन किस तरीके से होते हैं? फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम से होते हैं, ठीक है। और ये वाला, इससे किस किस का इलेक्शन होता है बोलो? ठीक है, हाँ, प्रेसिडेंट, बहुत अच्छे, वाइस प्रेसिडेंट, और हाँ ठीक है, लोकसभा का स्पीकर भी है। हाँ ठीक है, लोकसभा स्पीकर है, ये हो गया ना, चेयरमैन, ठीक है, एक ही बात है। और मेंबर ऑफ द, हाँ, मेंबर्स ऑफ राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, ठीक है, ये वाले इलेक्शंस होते हैं। पता है तो कोई बात नहीं, नहीं है तो लिख लो इस बात को, अगर पता है तो छोड़ दो, मालूम है ना आपको ये बात, ठीक है। और आप बोलो, अब बात है कि इलेक्शन कराता कौन है इंडिया में? राइट, ठीक है, इलेक्शन कौन कराता है, लिख लो। कंडक्टिंग बॉडी कौन सी है? कंडक्टिंग बॉडी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। भारत का निर्वाचन आयोग, निर्वाचन कराने वाली संस्था, भारत का निर्वाचन आयोग। अब है कि प्रोसेस क्या है,
इलेक्टोरल प्रोसेस क्या है? देखो, सबसे पहले क्या होता है, चुनाव कौन करा रहा है? तो सबसे पहले बनाया जाता है इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई जाती है, ठीक है। सबसे पहले निर्वाचन क्षेत्र बनाया जाता है, निर्वाचन क्षेत्र, लिख लो ये बात। इसको बोलते हैं प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र हिंदी में, निर्वाचन क्षेत्र या प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र, सबसे पहले ये बनता है। क्या होता है ये? हाँ, एक एरिया है, एक निर्वाचन, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र क्या है? एक क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र के लोग अपने निश्चित क्षेत्र में से क्या करते हैं, एक प्रतिनिधि चुनकर भेजते हैं, ठीक है। मान लो लोकसभा का चुनाव हो रहा है, किसका चुनाव हो रहा है? लोकसभा का। तो लोकसभा की कुल सीटें कितनी हैं? लोकसभा की कुल सीट 545। तो लोकसभा का जब चुनाव होगा तो भारत को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाएगा? 545 में बांट दिया जाएगा। और 545 में से हर निर्वाचन क्षेत्र में से कितना आदमी चुन के आएगा? एक। लेकिन खड़े कितने लोग हो सकते हैं? ठीक है। तो भारत में बहुसदस्यीय मल्टी मेंबर इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है। बहुत लोग चुनाव खड़े हो सकते हैं, लेकिन जीत के कौन आएगा? क्लियर। अब मान लो विधानसभा का चुनाव होना है, तो यूपी की विधानसभा में कितनी सीट्स हैं? 400 प्लस। तो यूपी को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा? तो उसका एक पार्ट क्या कहलाएगा? और वहां भी ठीक ऐसे होगा। अब मान लो ग्राम पंचायत के चुनाव होने, किसके होने हैं? तो एक गांव को कई भागों में कितने प्रधान आने हैं? एक। तो एक गांव एक ही इलेक्टोरल, क्योंकि वहां से एक आदमी चुन के आना है, लेकिन वार्ड मेंबर भी तो चुन के आते हैं। तो एक गांव को कुछ कुछ वार्ड मेंबर में बांट देते हैं, वहां से लोग। तो प्रधान के लिए कितने खड़े? तो कुल मिला के ये प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का मतलब होता है कि एक प्रदेश को एक निर्वाचन क्षेत्र बना देते हैं। और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? लोकसभा सीट, विधानसभा सीट, ये सब बोलते हो। तो वो लोकसभा सीट, विधानसभा सीट सही नाम नहीं है, वो क्या सही नाम है? ये मतलब होता है प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र। समझ गए बात? क्लियर है? इसको ज्यादा लिखेंगे नहीं, पढ़ना है, एनसीईआरटी में लिखा है। अब दूसरी बात क्या है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, समझना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का निर्वाचन आयोग, सबसे पहले ये डिसाइड करता है कि इलेक्शन किस चीज के होने हैं। लोकसभा के होने हैं, तो क्या कर देंगे, लोकसभा की जितनी सीटें पूरे भारत को उतने इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी बांट देंगे, उतने निर्वाचन क्षेत्र बांट देंगे। अगर विधानसभा के चुनाव होने हैं तो वो उस राज्य के पूरे स्टेट को क्या करेंगे, उतने सीटों में बांट देंगे। ग्राम पंचायत के होने हैं, म्युनिसिपैलिटी के होने हैं, तो वहां का जो पंचायत वो होता है निर्वाचन आयोग राज्य का, वो ऐसे काम करता है। तो पूरे भारत को कैसे बांट दिया? इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी। दूसरा काम क्या होता है कि रिजर्व की जाती हैं कुछ सीटें। क्या की जाती हैं? रिजर्व, हाँ, कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं, लिख लो। आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र होते हैं। आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र होते हैं। और आरक्षण किस किस को है भारत में? हाँ, लोकसभा में किसको है? एससी को है और एसटी को है। लोकसभा की 84 सीट्स रिजर्व है किसके लिए? एससी के लिए। और 47 सीट्स रिजर्व किसके हैं? एसटी के लिए। विमेन रिजर्वेशन की बात चल रही है। और अगर ग्राम पंचायत में हो जाता है तो विमेन रिजर्वेशन भी है वहां पे 33%। ठीक है। तो अब देखना, ये जो आज ही सवाल पूछा है वो यही बात है। यहां से भी सवाल वो समझा जा सकता है अगर एनसीईआरटी को ठीक से पढ़ा होगा, क्योंकि उसने तो घटना चक्र में बहुत मुश्किल लिखा वो। क्योंकि जो घटना चक्र अच्छी किताब है जो आप लोग क्वेश्चन बैंक लगाते हो, लेकिन वो भी तो बेचारा कोई आदमी ही लिख रहा होगा। और वो भी कौन लिख रहा होगा? ऐसा थोड़ी कोई एक्सपर्ट लिख रहा होगा। जैसे यहाँ के जो पब्लिकेशंस हैं मार्केट के, वहां कोई बहुत एक्सपर्ट लोग थोड़ी होते हैं। वो तो बेचारे ऐसे लोग होते हैं, पीटीईटी 2-4 एक आध पास कर गया, जाके उसने कहा कि हमसे काम करवा लो, वो लिख रहा है। लेकिन एनसीईआरटी कौन लिख रहा है? प्रोफेसर्स लिख रहे हैं। उन्हें पता है कि बच्चों को कैसे समझाना है। इसकी भाषा में और जो हमारी किताबों में बहुत अंतर होता है। अब देखो, रिजर्व, मान लो कि हम एग्जाम्पल किसका ले रहे हैं? किसका एग्जाम्पल ले रहे हैं? लोकसभा। लोकसभा की टोटल सीट्स कितनी है? 545। क्लियर बात? 545 सीट्स का मतलब है भारत की जो पूरा भारत है उसको कितने इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांट देंगे? 545। तो ये 545 जो सीट्स हैं, इन सीटों में रिजर्वेशन भी रहेगा। किसका रिजर्वेशन है लोकसभा में? एससी और एसटी। तो 545 में से 84 सीट्स किसके लिए रिजर्व हो जाएंगे? 47 किसके लिए हो जाएंगे? अब है कि इन सीट्स का एलोकेशन स्टेट्स को कैसे होता है? तो इनका एलोकेशन ऐसे होता है कि जिस स्टेट में एससी या एसटी की जितनी पॉपुलेशन होती है, उस पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में
क्या होता है, अनुपात में सीटें उतनी मिल जाती हैं। जैसे भारत का वो कौन सा स्टेट है जहां पर शेड्यूल्ड ट्राइब्स की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है? वो कौन सा स्टेट है जहां शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या ज्यादा है? मध्य प्रदेश। अब ये सवाल आया है, अभी पूछ रही थी बच्ची, सवाल क्या है उसमें कि किस राज्य में अनुसूचित जनजाति शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए लोकसभा की सीटों का आरक्षण सबसे ज्यादा है? अरे जिस राज्य में शेड्यूल्ड ट्राइब्स की पॉपुलेशन ज्यादा होगी वहीं रिजर्वेशन, क्योंकि इनका जो रिजर्वेशन होता है एससी और एसटी का, वो किस पर्सपेक्टिव में होता है? पॉपुलेशन के पर्सपेक्टिव। सीधी सी बात होती है। तो परेशान इसमें होने की बात क्या है? 84 सीट्स, मतलब 545 में से सीट रिजर्व कैसे हो गई? अब ऐसे ही अभी महिला विमेन रिजर्वेशन की बात चली, महिला आरक्षण जब 33% दे देंगे तो 545 का जो भी 33% होगा यहाँ उतना सीट रिजर्व हो जाएंगे, और वो फिर कुछ सीट्स विमेन्स के लिए रिजर्व कर देंगे। ठीक है, जैसे दिल्ली में जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो एसटी के लिए एक भी सीट रिजर्व नहीं होती है। क्यों? है ही नहीं एसटी, इसलिए रिजर्व नहीं होती है। जिस राज्य में जितनी एसटी है अगर उस हिसाब से सीट रिजर्व होता है। समझ गए बात? ये कास्ट बेसिस पे नहीं, कास्ट बेसिस पे क्यों होगा? हाँ वो तो विमेन बेसिस पर होगा, कास्ट बेसिस पे कोई नहीं मतलब है उसका। समझ रहे हो? जाति से कुछ लेना देना नहीं है। क्लियर बात? तो देखो सबसे पहले क्या बनेगा, उसके बाद अब देखो थर्ड पॉइंट, अब है वोटर लिस्ट। वोटर्स लिस्ट बनेगी, मतदाता सूची, मतदाता सूची, वोटर्स लिस्ट। इसमें वोटर लिस्ट क्या है? वोट कौन डाल सकता है? 18 जो हो गया है उससे प्लस, मतलब वोटर लिस्ट क्या है कि भारत के उन सिटीजन्स की एक लिस्ट है जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है, और वो क्या कर सकते हैं? वोट डाल सकते हैं। तो क्या पूरे भारत के लिए एक ही वोटिंग लिस्ट, वोटर लिस्ट होती है? जैसे कि जो अगस्त की मैगजीन है, किसकी? विजन आईएएस की अगस्त की मैगजीन, उसमें इस पे लिखा है वोटिंग लिस्ट। में कल ही पढ़ रहा था उसको, उसमें बड़े, क्योंकि भारत सरकार कह रही है कि हम पूरे भारत के लिए एक ही वोटर लिस्ट बनाएंगे। अभी 2 वोटर लिस्ट काम करती हैं। कितनी? अब पढ़ो करंट अफेयर्स, क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। किस किस की वोटिंग लिस्ट होती है? एक स्टेट की होती है और एक होती है सेंट्रल। सेंट्रल वाला कौन बनाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और स्टेट वोटिंग लिस्ट कौन बनाता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट, यही स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाता है। क्लियर? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, समझो इन सब बातों को। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव कराता है किसके लिए? लोकसभा के लिए, विधानसभा के लिए। स्टेट इलेक्शन कमीशन चुनाव कराता है किसके लिए? फिर बताओ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का निर्वाचन आयोग किसके लिए चुनाव कराता है? लोकसभा और विधानसभा के लिए। समझे? और स्टेट इलेक्शन कमीशन किसके लिए चुनाव कराता है? ग्राम पंचायत और नगर पालिकाओं के लिए। क्लियर? तो लोकसभा और विधानसभा की वोटिंग लिस्ट एक होती है और ग्राम पंचायतों के लिए वोटिंग लिस्ट अलग होती है। 2 वोटिंग लिस्ट होती हैं। सरकार कह रही है कि एक ही वोटिंग लिस्ट करेंगे, और सबको किससे लिंक कर देंगे? आधार कार्ड से। फर्जी वोट नहीं डाल पाओगे। जैसे ही घुसोगे आधार कार्ड दिखाओगे, टू कर देगा कि वोट डाल के चले गए हो, आधार नंबर है ना। हाँ, अभी तो इस वोटिंग उस वोटिंग लिस्ट का सहारा लेके कहीं कहीं फर्जी वोट, और वो लगा देता है उसको भी। अगर आप तुरंत आप उस पर कुछ पानी लगा लेते हैं, अंदर रख लेते हुए, तो मिट जाता है वो। उसको तो हवा मत लगने दो, जैसे लगाया हो तुरंत। कलाकार एक से एक है, समझ रहे हो? जैसे वो फर्जी वोट डालने वाला बहुत कलाकार होता है, वो स्याही तो होती है, जैसे लगाएगा वो तुरंत मुंह में रख लेगा। और वहां अगर समझदार लगाने वाला होगा तो मना करता है कि नहीं ऐसे नहीं कर सकते आप, थोड़े को पकड़ के रखता है 2 मिनट वो लगाने के बाद ऐसे, ताकि वो सूखे। और अगर सूखने से पहले ही काम हो गया तो, मेरे सामने एक ने 3 वोट डाला। मैं एक बार ग्राम पंचायत में वो था, बूथ एजेंट था, मेरे सामने 3 वोट डाले उस आदमी ने। मेरी अपोजिशन पार्टी का आदमी था वो, मेरे तो पड़ोसी ही था, मेरे चाचा का लड़का था पर अपोजिशन की तरफ था। मैंने कहा गलत कर रहे हो। बोला देखो है ही नहीं कुछ। मैंने कहा कैसे किया? मुझे पहले नहीं, उसने बताया मुझे, कह रहा बाद में बताऊंगा। तलाश कर लेते हैं वो लोग। ठीक है, तो ये समझो 2 वोटिंग लिस्ट है, उसको क्या कर देंगे? एक वोटिंग लिस्ट की बात की पढ़ना, ये अगस्त की मैगजीन में इस बार का है। ठीक है, वोटिंग लिस्ट बनेगी। अगला पॉइंट लिखो, इस पे मैं लिखा नहीं रहा हूं कुछ भी। ठीक है, अगला पॉइंट लिख लो इसमें। देखो, नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स, उम्मीदवारों का नामांकन, उम्मीदवारों का नामांकन। ठीक है, अगला पॉइंट लिख लो, इलेक्टोरल कैंपेन, कैंपेनिंग, इलेक्टोरल कैंपेनिंग, चुनाव प्रचार, चुनाव प्रचार। नेक्स्ट लिख लो, कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता। चुनाव प्रचार, प्रचार करना, आचार संहिता।
नेक्स्ट है पोलिंग, वोट डालना, पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स, वोट डालना और मतगणना। और इसके बाद क्या होगा, रिजल्ट, और उसके बाद ढोल वोल बजेंगे, मिठाई उठाई बटेगी, तो ठीक है, अलग बात है वो, ढोल वोल बजेगा, मिठाई उठाई नहीं बटेगी। अब जब जीत गया है, जो कैंडिडेट जीतेगा, जो हारेगा वो बेचारा। तो ये एनसीईआरटी कह रही कि इलेक्शन ऐसे कराते हैं। क्या कह रहे हैं एनसीईआरटी, इलेक्शन ऐसे पढ़ना है, इसको बड़ा अच्छे से लिखा है उन्होंने, जाके एक बार पढ़ना है इस वाले चैप्टर को। तो वोट ऐसे ऐसे होंगे। अब देखो इसमें दो चीजें हैं, वोटर लिस्ट तो क्लियर हो गया, और एक है कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशंस किसने बनाए हैं? क्या कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता लीगली बाइंडिंग है? यह सवाल यूपीपीसीएस में आया है प्रीलिम्स में, कि कोड ऑफ कंडक्ट क्या लीगली बाइंडिंग है, क्या वो एक लीगल डॉक्यूमेंट है? तो कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है। लीगल डॉक्यूमेंट का मतलब होता है ऐसा डॉक्यूमेंट जो पार्लियामेंट ने एक्ट पास करके बनाया हो, उसको लीगल डॉक्यूमेंट बोलते हैं। लेकिन आचार संहिता ऐसा नहीं, आचार संहिता को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बनाया है, कुछ उसमें नियम लिखे हैं और पॉलिटिकल पार्टी से उन्होंने। अभी ये भी बात चल रही है कि क्या हमें कोड ऑफ कंडक्ट को लीगल डॉक्यूमेंट बनाना चाहिए, ठीक है, तो बनाना, उसकी अभी बात चल रही है सब, ठीक है। देखो एनसीईआरटी का मतलब ही है कि लिखो कम और सुनो समझो ज्यादा, क्योंकि वहां बातें हो रही हैं टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में, या तो फिर भी मैं बोल रहा हूं, वहां एनसीईआरटी को जब पढ़ोगे तो कैसे बातचीत होती है, वो बच्चे ज्यादा पूछते हैं, वहां टीचर तो बस बता रहा है, बच्चा पूछेगा, फिर वो कुछ देर बोलेगा, फिर एक पूछेगा उसमें से, फिर वो बताएगा। तो ये केवल उसे बता रहे हैं कि चुनाव कैसे होता है। बच्चों के बहुत सवाल हैं वहां, पता नहीं अजीब अजीब से नाम भी रखे उन्होंने, चिंकी पिंकी पता नहीं क्या क्या, वो जा रहा है देख रहा है, वो अच्छे समझाते हैं। बात समझ आई ये वाली? तो ऐसे क्या हो गया, ऐसे इलेक्शंस भारत में होते, क्लियर? तो दो वाले पॉइंट पढ़े, कौन सा, व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस एंड, अब क्या पढ़ना है, बोलो कौन सी चीजें हैं जो भारत के इलेक्शंस को और भारत को एक डेमोक्रेटिक बनाती हैं? वही बातें लिख लो, सब वही बातें लिख लो जो पीछे लिखी थी, वन वोट वन पर्सन वन वैल्यू, लिखो थर्ड वाले पॉइंट में। तीसरा पॉइंट क्या था, मेन पॉइंट, व्हाट मेक्स इलेक्शंस इन इंडिया डेमोक्रेटिक, यही था, क्या था, भारत को लोकतंत्र कौन बनाता है, ठीक है, नहीं करते, हाँ। हम्म। तो वो अलग, कंपेनिंग तो सभी जगह होगी डेमोक्रेसी में, लेकिन उसका मेथड अलग अलग हो सकता है। हमारे यहाँ देखो, अमेरिका है, ब्रिटेन है, वहां पॉपुलेशन बड़ी कम है, और एक कंपेनिंग में मान लो प्रेसिडेंट कहीं जा रहे हैं तो वहां पे 2-4 हजार लोग भी आ गए तो है। हमारे यहाँ 2-4 हजार लोग तो उनके साथ चलते हैं, तो कहाँ इतने लोगों को बैठेंगे, जनता छूने के लिए परेशान है हमारे यहाँ। क्या राहुल गांधी आते हैं तो वो कहेंगे, आगे कहेगा मैंने राहुल गांधी को टच किया, तो इससे क्या हो गया कि राहुल गांधी को टच किया, राहुल गांधी के पास बैठा, राहुल गांधी ने हाथ मिलाया। वो कुछ कुछ तो पागल होते, वो हाथ भी, जैसे कि मैं सीरियसली मैंने अपने हाथ से आंखों से देखा कि मैंने एक किताब लिखी, तो उस किताब का इनॉग्रेशन मैंने कराया अखिलेश सिंह यादव से। अभी मैं जब अखिलेश सिंह यादव से मिला तो नॉर्मली कि ठीक है आप रिप्रेजेंटेटिव से हैं हमारे, उन्होंने भी बात करी, बड़े अच्छे से बातचीत हुई, लेकिन जब वो लौट के जा रहे थे तो मैं देख रहा हूँ कि जनता खड़ी हुई है, उनको कार के पैर छू रहा है सब, वो जिस कार में वो बैठे हुए हैं, कार के पुलिस हटा रही है, वो बस बस कार को, मैं क्या पागलपन है। अब देखो ये है ना, तो हमारे यहाँ क्या है, करिस्मेटिक पर्सनैलिटी पे ज्यादा होता है ना, कि व्यक्तित्व को ज्यादा वाले। तो मैंने कहा कि ये स्थिति है, तो ऐसे लोग जीत जाते हैं चुनाव, तो ये हमारी हालत है। बाकी उन लोग उतना ज्यादा नहीं, ऐसे कि ऋषि सुनक क्या है ब्रिटेन में, कुछ नहीं है, जस्ट मॉनिटर है ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ द ब्रिटेन पार्लियामेंट, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। वो जब हमारे यहाँ आते तो हम लोग ज्यादा शोरगुल करते हैं, वो इतना ऋषि सुनक के लिए शोरगुल ब्रिटेन में नहीं होगा जितना कि इंडियन मीडिया ने बनाया कि ऋषि सुनक प्राइम मिनिस्टर बन गए। ऋषि सुनक कह रहा है कि हम भारतीय हैं ही नहीं, क्यों जबरदस्ती भारतीय बना रहे हो हमें? वो बेचारा कहाँ रहता है, वो ब्रिटेन का, वो उसे कोई लेना देना नहीं भारत में, ठीक है, लेकिन फिर भी चलो। अब बोलो क्या क्या भारत को लोकतांत्रिक बना रहा है, लिख लो जल्दी से। एक व्यक्ति, हाँ, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, एक व्यक्ति एक मत, नहीं, भारत को लोकतांत्रिक देश कौन बनाता है, हिंदी में क्या लिखना है, भारत को लोकतांत्रिक देश कौन बनाता है, हिंदी वाले सुनो क्या लिखा है हेडिंग, भारत को लोकतांत्रिक देश कौन बनाता है, यही लिखा है ना, लिख लो। एक व्यक्ति एक मत एक मूल्य, वन वोट वन पर्सन वन वैल्यू, ठीक है। चॉइस टू द वोटर्स, मतदाताओं के पास विकल्प, मतदाताओं के पास विकल्प। नेक्स्ट क्या था, इलेक्शंस मस्ट बी, हाँ रेगुलर इलेक्शंस लिख लो, नियमित चुनाव।
मतदाताओं के पास विकल्प, नियमित चुनाव, फिर क्या था, कैंडिडेट प्रेफर्ड बाय द पीपल शुड बी इलेक्टेड, जनता द्वारा प्राथमिकता प्राप्त उम्मीदवार जीतना चाहिए, जनता द्वारा प्राथमिकता प्राप्त उम्मीदवार जीतना चाहिए, फिर क्या था, हाँ, ऑटोनॉमस एंड इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन। हाँ, होता है, ऐसा होता है, डिपेंड करता है कि किस आदमी को बैठा रहे हो। ऐसा नहीं है कि पहले इलेक्शन कमीशन जो है वो अच्छे नहीं थे, बुरे नहीं थे। टीएन सेशन अभी पढ़ाऊंगा जब आप लोगों को, तो एक आदमी थे टीएन सेशन, तो कांग्रेस ने टीएन सेशन को क्या बनाया, इलेक्शन कमीशन बनाया, चीफ इलेक्शन मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाया भारत का। अब वो आदमी निहायत ईमानदार व्यक्ति, आईएएस ऑफिसर थे वो इतने ईमानदार कि उनकी लाइफ में कभी कुछ था ही नहीं। अब कांग्रेस की प्रॉब्लम ये है कि ईमानदार लोगों को बैठाते हैं सीट पे। जैसे कि आप देखो 2014 से पहले क्या कौन था भारत का, विनोद राय। विनोद राय विनोद राय ऐतिहासिक रूप से वो कभी करप्ट आदमी नहीं रहे। अभी कांग्रेस को पता नहीं क्या परेशानी कि ईमानदार आदमी को कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे देते हैं। अब उन्हें बना दिया विनोद राय को, उन्होंने क्या, कंप्ट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, कंप्ट्रोलर जनरल। अभी उस आदमी ने रिपोर्ट जारी करी और कहा कि कांग्रेस ने बड़ा करप्शन किया। कांग्रेस ने कहा कि हमने तो बैठाया, तो उसने कहा वो आपकी समस्या है कि क्यों हमें बैठाया। टीएन शेषन को कांग्रेस ने बैठाया, टीएन शेषन ने परेशान कर रखा। कांग्रेस ने कहा कि सुनो, उनके नहीं सुनेंगे, मैं तो हटा दो फिर पद से। अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने का मतलब है कि जाके पार्लियामेंट से एब्सोल्यूट मेजोरिटी से, स्पेशल मेजोरिटी से आप रेजोल्यूशन पास करो जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हटाने। कैग को हटाने के लिए भी वही प्रोसेस है। अब तो फिर बीजेपी ने सीख ली इतिहास से। बीजेपी ने क्या लिया, कहा कि इन पदों पर ईमानदार आदमी बिल्कुल नहीं बैठाना है। कहा कि देखो ये सरकारें जो है जाती जाती रही। और 2014 में कांग्रेस के हारने का कारण मोदी जी नहीं थे। कैग की रिपोर्ट, विनोद राय की रिपोर्ट ने बीजेपी को इतना माहौल दिया कि क्या हुआ, लोकपाल की मांग हुई, अन्ना हजारे आए और अरविंद केजरीवाल आए, और अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे के इतना माहौल बनाया बीजेपी ने। बीजेपी करप्ट सरकार। वो एक ही रिपोर्ट थी, कौन सी रिपोर्ट थी, समझ रहा, क्या की रिपोर्ट तो अभी भी आई है, लेकिन वो रिपोर्ट उतनी दमदार है नहीं, क्योंकि डिपेंड करता है। इसलिए बोलते हैं कि अगर एक ईमानदार आदमी बड़ी पोस्ट पे बैठता है तो पोस्ट अपने आप ही करेक्ट हो जाती है। जैसे कि इंटरव्यू में सवाल पूछा जाता है कि इतने बड़े जिले के प्रशासन में करप्शन को कैसे रोकोगे, तो पागल से इंटरव्यू में बोलने वाला बोलेगा ये कर देंगे। ये कहो कि मैं खुद ईमानदार रहूंगा तो मेरे नीचे वाले अपने आप ही, सीधी सी बात है, बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी है। आप, मैं मान लो मेरा इंटरव्यू चल रहा है, उसने मुझसे पूछा कि आप अपने जिले में करप्शन को कैसे रोकेंगे, तो मैं तो पहले ये कोर्स में, अब नहीं कि ये कर देंगे वो कर देंगे, सिटीजन चार्टर लागू कर देंगे, रट के जो पहुंचे, मैं खुद ईमानदार हो जाऊंगा तो मेरे नीचे कार्य करने वाले, क्योंकि जंगल का शेर जब दहाड़ता है तो जंगल के बाकी से जानवर सब भाग कर, तो आप शेर हो, आप ईमानदार रहो ना, तो अपने आप ही प्रशासन आराम से चलेगा। समझे, तो ये चीजें, चलो ये तो हमने कहा कि ये वाले पॉइंट्स हमें क्या बना रहे हैं, डेमोक्रेटिक बना रहे हैं इलेक्शंस को। अभी लिखो चैलेंजेस क्या है, छोटा सा पॉइंट बनाओ यहीं, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। अच्छा एक चीज और लिख लो, यहां जो लिखा है हमने, अभी मत लिखो चैलेंजेस, एक चीज और लिख लो। कितने पॉइंट्स लिख लिए, जहां है वहीं एक और पॉइंट लिखो, नेक्स्ट लिखो, पॉपुलर पार्टिसिपेशन इन इलेक्शंस। पॉपुलर पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन, चुनावों में जनता की व्यापक भागीदारी, चुनावों में जनता की व्यापक भागीदारी, पार्टिसिपेशन, हाँ, इन इलेक्शन, चुनावों में जनता की व्यापक भागीदारी, चुनावों में जनता की व्यापक भागीदारी। नहीं, एक और पॉइंट लिखो इसी में, एक्सेप्टेंस ऑफ, ये पॉइंट था वहीं जहां लिख रहे थे, हेडिंग नहीं है ये, जो पॉइंट्स लिख रहे थे उन्हीं में आगे था। एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शंस आउटकम, एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शंस आउटकम्स, चुनावी परिणामों की स्वीकारता, चुनावी परिणामों की स्वीकारता। देखो ये चीजें भी डिपेंड करती हैं कि कोई सी देश के इलेक्शंस डेमोक्रेटिक हैं कि नहीं है। जैसे कि वोटिंग परसेंटेज अगर ज्यादा है, लोग ज्यादा वोट डालने जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन द डेमोक्रेसी। और अगर अब इलेक्शंस के आउटकम आए, जो रिजल्ट आए, लोग उसको मानने तैयार नहीं, ऐसा कहां हुआ कि लोगों ने इलेक्शन के आउटकम को माना ही नहीं। श्रीलंका में क्या हुआ था,
अभी एक आध साल पहले श्रीलंका में क्या हुआ कि श्रीलंका के लोगों ने वोट दिया, वहां राजपक्षे परिवार जीत के आ गया, सब पद किसके पास चले गए, राजपक्षे परिवार के, महिंद्रा राजपक्षे, वो राजपक्षे, कोई प्रधानमंत्री बन गया, कोई राष्ट्रपति बन गया। जनता ने कहा कि ये बताओ, हमने वोट जब दिया ही नहीं राजपक्षे परिवार को, तो ये इतने बड़े बड़े पद पर कैसे बैठ गए। श्रीलंका की जनता कहाँ आ गई, राजपक्षे परिवार को भागना पड़ा, क्या छोड़ के, पूरा श्रीलंका छोड़ के भागना पड़ा। फिर वहां जो है वो जो क्रिकेटर थे, उन्होंने आगे कहा कि हम इस पूरी स्थिति को क्या करेंगे। विक्रम सिंघे एक थे, वो उन्होंने आगे, अगर मान लो कि जनता ने वोट दिया राहुल गांधी को और बाद में पता चला कि कौन जीत गया, तो लोग सड़कों पे आ जाएंगे, तो क्या होगा फिर। यही तो एक्सेप्टेंस भी तो जरूरी है। अगर लोगों में एक्सेप्टेंस नहीं है, इसका मतलब है चुनाव में क्या हुआ है, करप्शन हुआ है। समझे इस बात को। इसलिए एक्सेप्टेंस भी ये डिसाइड करता है कि डेमोक्रेसी है या नहीं। तो ये पॉइंट्स क्या बता रहे हैं कि इंडिया के इलेक्शंस डेमोक्रेटिक हैं या नहीं है। तो क्या लगता है आप लोगों को इन पॉइंट्स के बेसिस पर। हाँ, इलेक्शंस हमारे ठीक ठाक है, कुछ इश्यूज हैं, वो क्या है अब वो लिखो। लिखो चैलेंजेस, एक नया पॉइंट बनाओ, challenges to free and fair elections in India. Challenges to free and fair election in India. Challenges to free and fair election in India. भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष, भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के समक्ष चुनौतियां, चुनावों के समक्ष चुनौती, क्या क्या चुनौतियां हैं बोलो, क्या क्या चैलेंजेस हैं। हाँ और बताओ। देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है भारत में फैमिली पॉलिटिक्स, परिवारवाद। हाँ नेपोटिज्म लिख लो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। बेस्ट एग्जांपल राहुल गांधी, ठीक है। किसको बन सकता है, ऐसा क्या है, इच्छा तो की ही जा सकती है। ऐसे आप लोग भी सब आईएएस बनने की इच्छा रख रहे हो, है ना, तो इसमें बुराई क्या है, लगता है बन जाओगे। हो सकता है आपके पड़ोस वाला आपका दोस्त हंसता होगा कि नहीं आईएएस बनना है, हो सकता है, इसमें बुराई क्या है, लेकिन कोशिश करने में क्या जाता है। इसलिए राहुल गांधी से सीख लेनी चाहिए क्या, पेशेंस, धैर्य। वो सोचने वाली बात है कि उस आदमी का कितना मजाक नहीं बनाया गया, किसने क्या नहीं कहा उस आदमी के, लेकिन ऑन रिकॉर्ड है, इतना बेशरम आदमी नहीं देखा कि वो हर बात के बाद भी खड़े होकर हंसता रहता है। क्या क्या नहीं कहा मीडिया ने राहुल गांधी के बारे में, लेकिन सीखने वाली बात है। ऐसे ही अगर आपके आसपास लोग हंस रहे हैं ना आपको देख के कि आईएएस बनने चलेंगे ना, कोई बात नहीं, बनेंगे तो भी ठीक है और नहीं बनेंगे तो आपसे बेहतर होंगे। उस कंडीशन में आपसे बेहतर तो रहेंगे ही, क्योंकि अभी भी कुछ नहीं है, और नहीं बनोगे तो कुछ होगा। वो क्या होगा, बस वो सबसे बड़ी बात है। चलो सबसे बड़ी प्रॉब्लम लिख लो, परिवारवाद, फैमिली पॉलिटिक्स, ठीक है। चलो मसल पावर लिख लो, मसल पावर, धन बल बोलते हैं हिंदी में जिसको, धन बाहुबल, बाहुबल बोलते हैं, धन बल लिख लो। नहीं अलग अलग हैं दोनों चीजें, धन बल ऐसे होता है हिंदी में, देखो। हाँ मनी पावर लिख लो, मसल पावर मनी पावर लिख लो। हाँ धन बल होता है और बाहुबल होता है, ठीक है। हाँ इसको बोलते हैं क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, लिखो नेक्स्ट पॉइंट, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, राजनीति का अपराधीकरण, लिखो राजनीति का अपराधीकरण, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल्स, नेक्स्ट पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल्स, अपराधियों का राजनीतिकरण, अपराधियों का राजनीतिकरण, ठीक है। अब ये क्या है, देखो पहली वाली बात, राजनीति का अपराधीकरण, अपराधियों का राजनीतिकरण, क्या है ये एक राइटर है रजनी कोठारी, कौन, उन्होंने ये कंसेप्ट दिया है, रजनी कोठारी। हाँ इंग्लिश में ऐसे ही नाम है इनका, रजनी कोठारी लिख लो। ये दोनों आइडियाज किसने दिए, कंसेप्ट किसने दिया है, रजनी कोठारी। ठीक है अभी देखो समझो इस बात को, ये क्या है, राजनीति का क्या कर दिया, कैसे, ये क्या है, पॉलिटिक्स है, और ये क्या है, क्रिमिनलाइजेशन। देखो
क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स इसको बोलते हैं। चुनाव जीतने के लिए, इलेक्शंस जीतने के लिए किसका सहारा ले लेते हैं, राइट ना। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अपराधियों का क्या कर दिया, जो क्रिमिनल्स हैं उन्हें टिकट दे दिया, मुख्तार अंसारी है ना सब। यही है कि एक तो चुनाव जीतने के लिए किसका अपराध। अब मान लो कि पहले ऐसे होता था, अब तो फिर भी कंडीशन ठीक है। पहले ऐसे होता था कि अगर कोई आदमी एमएलए, एमएलसी और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ रहा है तो डिपेंड ये करता था कि मोहल्ले का और क्षेत्र का जो डॉन है वो किसके साथ है, वो डरा धमका के वोट डलवा देता था, ठीक है। और जब कैंडिडेट, जब पार्टी को लगता था कि गुंडा ही सब पे भारी है तो किसे ही टिकट दे देते थे, अपराधी को क्या आप ही चुनाव लड़ लो उसके सामने। जब अपराधी ही खड़ा हो गया चुनाव में तो बाकी कोई कंपटीशन में होता नहीं था, तो कौन जीत जाता था। तो इन्होंने कहा कि ये बड़ा चैलेंज है इंडिया में, किसके लिए, डेमोक्रेटिक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए, ठीक है। अच्छा अब बोलो कि ये चैलेंजेस हैं तो क्या सजेशंस क्या होने चाहिए, इनको दूर करने के लिए क्या सजेशंस होने चाहिए, हेडिंग बना लो छोटी सी, सजेशंस क्या होंगे। हाँ सजेशंस, सुझाव, चुनौतियों से को दूर करने के लिए सुझाव। एक क्वेश्चन लिखो मुख्य परीक्षा के लिए, लिखो एक मेंस का सवाल लिखो, एक देखो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन इज, फ्री एंड फेयर इलेक्शन इज नेसेसरी फॉर द डेमोक्रेसी। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र के लिए आवश्यक होते हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शन इज नेसेसरी फॉर डेमोक्रेसी। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र के लिए आवश्यक होते हैं। देखो इसी में लिखना है, इज द इलेक्टोरल पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, इज द इलेक्टोरल पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, इज द इलेक्टोरल पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया फ्री एंड फेयर। क्या भारतीय, क्या इसी में लिखना है, इसी क्वेश्चन में, क्या भारतीय चुनावी प्रतिस्पर्धा स्वतंत्र और निष्पक्ष है। क्रिटिकली एनालाइज, स्वतंत्र और निष्पक्ष है, क्या चुनावी, क्या भारतीय चुनावी प्रतिस्पर्धा स्वतंत्र और निष्पक्ष है, आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, ठीक है। दो क्वेश्चन है इसमें से, वो उसमें भी देख सकते हो एनसीईआरटी में, कुछ कुछ उसमें भी दिया रहता है। दिखाओ मुझे, तो इसमें देखो सजेशंस मैंने नहीं लिखा है, लेकिन वो आपसे से लिख के लाना, ठीक है। बुकलेट दो एनसीईआरटी वाली, बताओ क्या क्या सजेशंस हो सकते हैं। देखो सुनो सुनो, ये चैप्टर जो आपका थर्ड चैप्टर है, चैप्टर शुरू हो रहा है 37 पेज से, पेज नंबर, और चल रहा है पेज नंबर 57 तक। कितने पेजेस में है और अपने ने कितने में लिखा, अब बोलो। ऐसे ही एनसीईआरटी पढ़ना है, ये जीस्ट है, ये 20 पेज का चैप्टर है इस किताब में, 20 पेज का, और हमने उसको लिखा है केवल एक पेज में। अगर ये काम खुद से कर पाओ क्या, तो जाके खुद से एनसीईआरटी पढ़ लो, फिर मेरी कोई जरूरत नहीं है ना। अगर वही तो बता रहा हूं कि मेरी, मैं अपना इंपोर्टेंस बता रहा हूं कि अगर ये काम खुद से कर पाओ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, खुद से पढ़ लो जाके। अगर खुद से नहीं कर पा रहे हो तो कहाँ आना पड़ेगा, बिल्कुल आना पड़ेगा मेरे, हैं। हाँ मैंने पहले ही बोला था कि एनसीईआरटी, सुनो, ये एनसीईआरटी आपकी है 98 पेजेस की, मैंने बोला था 100 पेजेस की है। इसको निकालना है 10 का 10%, 10 पेजेस में ये 9th क्लास की एनसीईआरटी आ जाएगी। 10 पेजेस में मुश्किल से, उससे भी कम हो सकता है, ठीक है। और एक चैप्टर एक दिन में खत्म करेंगे। एनसीईआरटी कितने पेज चैप्टर्स हैं इसमें, 5, तो इस एनसीईआरटी को 5 दिन में खत्म कर देंगे। और 10th क्लास की एनसीईआरटी में जितने चैप्टर होंगे उसको उतने दिन में खत्म कर देंगे। 11th क्लास के जितने होंगे, 11th में थोड़ा सा चैप्टर 1-2 दिन चल सकता है, तो वहां उसका दुगना दिन मान लो, ठीक है। तो हमने इसके चैप्टर कितने पढ़ लिए, 3। अब जो है वो हमारा है वर्किंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन, संस्थाओं का
कामकाज, हिंदी में लिखा है इन्होंने संस्थाओं का कामकाज, और इंग्लिश में कहते हैं वर्किंग ऑफ द इंस्टीट्यूशंस। तो इंस्टीट्यूशंस क्या है? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अभी उन पे बात करेंगे। क्लियर? कोई दिक्कत?